नमस्कार। इससे पहले कि आप इस किताब में खो जाएं, मेरे चैनल बुकज़िला को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए ताकि मुझे लगातार प्रोत्साहन मिलता रहे और आपके लिए नई नई किताबें पढ़ने के लिए मिलें। धन्यवाद। नमस्कार। हाउ टू लिव ऑन 24 आवर्स अ डे, लेखक आर्नोल्ड बेनेट। प्रस्तावना। यह प्रस्तावना हालांकि शुरुआत में रखी गई है, एक प्रस्तावना के रूप में होना चाहिए, पुस्तक के अंत में पढ़ा जाना चाहिए। मुझे इस छोटे से काम के बारे में बड़ी मात्रा में पत्राचार प्राप्त हुआ है और इसकी कई समीक्षाएं, उनमें से कुछ लगभग किताब जितनी लंबी हैं, छपी हैं, लेकिन शायद ही कोई टिप्पणी प्रतिकूल रही हो। कुछ लोगों ने स्वर की तुच्छता पर आपत्ति जताई है, लेकिन जैसा कि स्वर नहीं है, मेरी राय में बिल्कुल भी तुच्छ नहीं है। इस आपत्ति ने मुझे प्रभावित नहीं किया और अगर कोई भारी भर्त्सना नहीं की गई होती तो शायद मैं लगभग आश्वस्त हो गया होता कि वॉल्यूम बेदाग था। हालांकि एक और अधिक गंभीर शक्ति की पेशकश की गई है, प्रेस में नहीं बल्कि स्पष्ट रूप से ईमानदार संवाददाताओं द्वारा, और मुझे इसमें निपटना होगा। पृष्ठ 43 का एक संदर्भ यह दिखाएगा कि मुझे इस अस्वीकृति का अनुमान था और मुझे डर था। जैसा सजा के खिलाफ विरोध किया गया है वह इस प्रकार है। ज़्यादातर मामलों में वह अपने व्यवसाय के लिए एक जुनून महसूस नहीं करता है। सबसे अच्छा वह इसे नापसंद नहीं करता है। वह अपने व्यवसाय के कार्यों को कुछ अनिच्छा के साथ शुरू करता है जितनी देर हो सके, और वह उन्हें जितनी जल्दी हो सके खुशी के साथ समाप्त कर देता है। और उसके इंजन, जबकि वह अपने व्यवसाय में लगा हुआ है, शायद ही कभी अपने पूर्ण एचपी पर होगा। मुझे विश्वास है कुछ अचूक ईमानदारी के लहजे में कि कई व्यवसायी हैं, ना केवल उच्च पदों पर या अच्छी संभावनाओं वाले, बल्कि मामूली अधीनस्थ जिनके पास कभी भी बेहतर होने की कोई उम्मीद नहीं है, जो अपने व्यावसायिक कार्यों का आनंद लेते हैं, जो करते हैं, जो कार्यालय में यथासंभव देर से नहीं पहुंचते और जितनी जल्दी हो सके प्रस्थान करते हैं, जो एक शब्द में अपने पूरे बल को अपने दिन के काम में लगा देते हैं और इसके अंत में वास्तव में थके हुए होते हैं। मैं इस पर विश्वास करने के लिए तैयार हूँ। मुझे विश्वास है, मुझे यह पता है, मैं इसे हमेशा से जानता था। लंदन और प्रांतों दोनों में व्यापार की अधीनस्थ स्थितियों में लंबे साल बिताने के लिए मेरा बहुत कुछ रहा है, और यह तथ्य मुझसे बच नहीं पाया कि मेरे साथियों के एक निश्चित अनुपात ने दिखाया कि उनके कर्तव्यों के लिए एक ईमानदार जुनून क्या है, और उन कर्तव्यों में लगे रहते हुए वे वास्तव में जी रहे थे जिस हद तक वे सक्षम थे। लेकिन मुझे विश्वास है कि ये भाग्यशाली और खुश व्यक्ति शायद जितना उन्होंने अनुमान लगाया था उससे अधिक खुश, बहुमत या बहुमत जैसा कुछ भी नहीं बनाते हैं और ना ही बनाते हैं। मुझे विश्वास है कि व्यापार के सभ्य, औसत, कर्तव्यनिष्ठ पुरुष एक नियम के रूप में वास्तव में थकी हुई रात के घर नहीं जाते हैं। मुझे विश्वास है कि वे अपनी आजीविका कमाने के लिए ईमानदारी से जितना हो सके उतना ज़्यादा नहीं बल्कि खुद को थोड़ा कम करते हैं, और यह कि उनका व्यवसाय उनकी रुचि की बजाय उन्हें बोर करता है। फिर भी मैं मानता हूँ कि ध्यान देने योग्य होने के लिए अल्पसंख्यक पर्याप्त महत्व का है, और मुझे इसे पूरी तरह से अनदेखा नहीं करना चाहिए जैसा मैंने किया था। मेहनती अल्पसंख्यक की सारी कठिनाइयों को मेरे एक संवाददाता ने एक बोलचाल के वाक्य में डाल दिया। उन्होंने लिखा, मैं अपने कार्यालय से अधिक करने के लिए कुछ करने के लिए उतना ही उत्सुक हूँ, लेकिन मैं आपको यह बताने की अनुमति देता हूँ कि जब मैं शाम 6:30 बजे घर आता हूँ तो मैं उतना ताज़ा नहीं होता जितना आप कल्पना करते हैं। अब मुझे यह बताना चाहिए कि अल्पसंख्यक जो अपने दैनिक व्यवसाय के कार्य में जोश और उत्साह के साथ खुद को झोंक देते हैं, बहुसंख्यकों के मामले की तुलना में असीम रूप से कम निराशाजनक हैं। जो अपने आधिकारिक दिन के दौरान आधे अधूरे और कमज़ोर होते हैं, पूर्व के सलाह की कम आवश्यकता होती है। कैसे जीना है? किसी भी तरह से अपने आधिकारिक दिन के दौरान कहते हैं 8 घंटे वे वास्तव में जीवित हैं, उनके इंजन पूर्ण सांकेतिक एचपी दे रहे हैं,
उनके दिन के अन्य 8 घंटे बुरी तरह से व्यवस्थित हो सकते हैं या खराब भी हो सकते हैं, लेकिन दिन में 16 घंटे की तुलना में दिन में 8 घंटे बर्बाद करना कम विनाशकारी है। कभी ना कभी ना जीने से अच्छा है कि थोड़ा जी लिया जाए। वास्तविक त्रासदी उस व्यक्ति की त्रासदी है जो ना तो कार्यालय में और ना ही इसके बाहर प्रयास करने के लिए मजबूर है, और इस पुस्तक को मुख्य रूप से संबोधित किया गया है। लेकिन दूसरे और अधिक भाग्यशाली व्यक्ति कहते हैं, हालांकि मेरा सामान्य कार्यक्रम उससे बड़ा है, मैं अपने कार्यक्रम को भी पार करना चाहता हूँ, मैं थोड़ा जी रहा हूँ, मैं और जीना चाहता हूँ, लेकिन मैं वास्तव में अपने आधिकारिक दिन के शीर्ष पर एक और दिन का काम नहीं कर सकता। तथ्य यह है कि मुझे लेखक को यह अनुमान लगाना चाहिए था कि मुझे उन लोगों के से सबसे अधिक अपील करनी चाहिए जो पहले से ही अस्तित्व में रुचि रखते हैं। यह हमेशा वही आदमी होता है जिसने जीवन का स्वाद चखा है जो उससे अधिक की मांग करता है, और यह हमेशा वह आदमी होता है जो कभी बिस्तर से नहीं उठता है, जिसे जगाना सबसे मुश्किल होता है। ठीक है, आप अल्पसंख्यक मान लें कि आपके दैनिक धन प्राप्ति की तीव्रता आपको निम्नलिखित पृष्ठों में से सभी झुकावों को पूरा करने की अनुमति नहीं देगी। कुछ सजेशन अभी भी खड़े हो सकते हैं। मैं मानता हूं कि आप रात में घर की यात्रा के में बिताए गए समय का उपयोग करने में पूरी तरह सक्षम नहीं हो सकते हैं, लेकिन सुबह कार्यालय की यात्रा के लिए सुझाव आपके लिए उतना ही व्यवहारिक है या प्रैक्टिकल है जितना कि किसी के लिए भी, और 40 घंटे का वह साप्ताहिक अंतराल शनिवार से सोमवार तक उतना ही आपका है जितना कि दूसरे आदमी का। हालांकि थोड़ी सी थकान आपको पूरा एचपी उस पर लगाने से रोक सकती है, तब सप्ताह में 3 या अधिक शामों का महत्व भाग बना रहता है। तो मुझे साफ साफ बताओ कि तुम इतने थके हुए हो कि रात में अपने कार्यक्रम के बाहर कुछ भी नहीं कर पाओगे। जिसके जवाब में मैं आपको साफ साफ कहता हूं कि अगर आपके सामान्य दिन का काम इस तरह थका देने वाला है तो आपके जीवन का संतुलन गलत है और इसे समायोजित किया जाना चाहिए। किसी व्यक्ति की शक्तियों पर उसके सामान्य दिन के कार्य का एकाधिकार नहीं होना चाहिए। तो फिर क्या किया जाना चाहिए? स्पष्ट बात यह है कि अपने सामान्य दिन के काम के लिए अपनी ललक को एक छल से दूर करना है। अपने इंजनों को कार्यक्रम से पहले किसी चीज में नियोजित करें, ना कि बाद में आप उन्हें कार्यक्रम पर ही नियोजित करें। इन शॉर्ट, सुबह जल्दी उठें। आप कहते हैं कि आप नहीं कर सकते, आप कहते हैं कि आपके लिए रात को पहले बिस्तर पर जाना इम्पॉसिबल है। ऐसा करना पूरे घर को परेशान करेगा। मुझे नहीं लगता कि रात को पहले बिस्तर पर जाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। मुझे लगता है कि यदि आप पहले उठने में लगे रहते हैं और इसका जो परिणाम नींद की कमी है, तो आप जल्दी ही बिस्तर पर जाने का एक रास्ता खोज लेंगे। लेकिन मेरी धारणा यह है कि जल्दी उठने के परिणाम नींद की कमी नहीं होंगे। मेरी धारणा हर साल मजबूत होती जा रही है। यह है कि नींद आंशिक रूप से आदत की बात है और लेजीनेस की। मुझे विश्वास है कि ज़्यादातर लोग तब तक सोते हैं जब तक वे सोते हैं, क्योंकि वे किसी अन्य मोड के लिए नुकसान में हैं। आपको क्या लगता है कि कार्टन पैटरसन की वैन के प्रभावी की गली में प्रतिदिन खड़खड़ाहट करने वाले शक्तिशाली स्वस्थ व्यक्ति द्वारा प्रतिदिन कितनी नींद ली जा सकती है? मैंने इस मुद्दे पर एक डॉक्टर से सलाह ली है। वह एक डॉक्टर है जो 24 वर्षों से लंदन के एक बड़े फलते फूलते उपनगर में एक बड़ा सामान्य अभ्यास कर रहा है। ज़्यादातर लोग खुद को मूर्ख समझते हैं। उन्होंने अपनी राय दी है कि 10 में से 9 पुरुषों का स्वास्थ्य बेहतर होगा अगर वे बिस्तर पर कम समय बिताएंगे तो जीवन में अधिक मज़ा आएगा। अन्य डॉक्टरों ने इस फैसले की पुष्टि की है, जो निश्चित रूप से बढ़ते युवाओं पर लागू नहीं होता है। 1 घंटा, 1.5 घंटा या 2 घंटे पहले भी उठें, और यदि आपको चाहिए, जब आप कर सकते हैं तो इससे पहले सेवानिवृत्त या रिटायर्ड हो जाएं। अधिक कार्यक्रमों के मामले में
आप एक सुबह के घंटे में उतना पूरा ही करेंगे जितना कि 2 शाम के घंटे में। लेकिन आप कहते हैं मैं कुछ भोजन और नौकरों के बिना शुरू नहीं कर सकता था। निश्चित रूप से मेरे प्रिय महोदय, एक ऐसे युग में जब एक उत्कृष्ट एक सॉसपैन सहित एक शीलिंग से कम में खरीदा जा सकता है, आप अपने सर्वोच्च कल्याण को एक साथी के अनिश्चित तत्काल सहयोग पर निर्भर करने नहीं होने देंगे। जंतु साथी प्रणाली को निर्देश दें, वह जो भी हो रात में उसे रात में एक दें। एक ट्रे को उपयुक्त स्थिति में रखने के लिए कहें। उस ट्रे पर 2 बिस्कुट, एक प्याला और तस्तरी, माचिस की डिब्बी और एक स्प्रिट लैंप, दीपक पर सॉसपैन, सॉसपैन पर ढक्कन, लेकिन गलत तरीके से ऊपर की ओर उल्टे ढक्कन पर छोटा चायदानी जिसमें थोड़ी मात्रा में चाय की पत्तियां होती हैं। फिर आपको एक मैच पर प्रहार करना होगा, बस इतना ही। 3 मिनट में पानी उबलता है और आप इसे चाय पत्ती या चायदानी में डाल दें। 3 और मिनट में चाय का संचार हो जाता है। आप इसे पीते हुए अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। मूर्खों को यह विवरण मामूली लग सकते हैं, लेकिन विचारशील लोगों को वे तुच्छ नहीं लगेंगे। किसी के पूरे जीवन का उचित बुद्धिमान संतुलन एक असामान्य समय पर एक कप चाय की व्यवहार्यता पर निर्भर हो सकता है। मूर्खों को यह विवरण मामूली लग सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय। अध्याय 1, दैनिक चमत्कार। हाँ, वह उन लोगों में से एक है जो प्रबंधन करना नहीं जानते। अच्छी स्थिति, नियमित आय, विलासिता और ज़रूरतों के लिए काफ़ी पर्याप्त है, वास्तव में असाधारण नहीं है। और फिर भी साथी हमेशा कठिनाइयों में रहता है। किसी तरह उसे कुछ नहीं मिलता है। उसका पैसा, बढ़िया फ्लैट आधा खाली, हमेशा ऐसा लगता है जैसे उसके पास दलाल थे। नया सूट, पुरानी टोपी, शानदार नेकटाई, बैगी ट्राउज़र, आपको रात के खाने के लिए कहता है कटा हुआ गिलास, खराब मटन या तुर्की, कॉफ़ी, फटा कप। वह इसे समझ नहीं सकता। स्पष्टीकरण केवल यह है कि वह अपनी राय को दूर कर देता है। काश मेरे पास इसका आधा हिस्सा होता, मैं उसे दिखाता। इसलिए हम में से अधिकांश ने कभी ना कभी अपने श्रेष्ठ तरीके से आलोचना की है। हम लगभग सभी राजकोष के कुलपति या कुलाधिपति हैं। यह इस समय का गौरव है। समाचार पत्र ऐसे लेखों से भरे पड़े हैं जो बताते हैं कि इस तरह की राशि पर कैसे रहना है, और ये लेख एक समाचार पत्र को भड़काते हैं जिसकी हिंसा से उनकी रुचि साबित होती है। हाल ही में एक दैनिक अंग में एक सवाल के इर्द गिर्द एक लड़ाई छिड़ गई कि क्या एक महिला 1 वर्ष में L85 पर देश में अच्छी तरह से मौजूद हो सकती है। मैंने एक निबंध देखा है, सप्ताह में 8 शिलिंग पर कैसे रहें, लेकिन मैंने कभी एक निबंध नहीं देखा कि दिन में 24 घंटे कैसे रहें। फिर भी कहा गया है कि समय पैसा है। यह कहावत मामले को कम आंकती है। पैसे से ज़्यादा समय बहुत बड़ी चीज़ है। यदि आपके पास समय है तो आप आम तौर पर धन प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यद्यपि आपके पास कार्लटन होटल में एक क्लोक रूम परिचारक की संपत्ति है, आप मेरे पास जितना समय है उससे 1 मिनट अधिक समय नहीं खरीद सकते हैं। फिलोसफर्स ने अंतरिक्ष की व्याख्या की है, उन्होंने समय की व्याख्या नहीं की है। यह हर चीज़ का अकथनीय कच्चा माल है। इसके साथ सब संभव है, इसके बिना कुछ भी नहीं है। समय की आपूर्ति वास्तव में एक दैनिक चमत्कार है। जब कोई इसकी जांच करता है तो वास्तव में आश्चर्यजनक होता है। तुम सुबह उठो और देखो, आपका पर्स जादुई रूप से आपके जीवन के ब्रह्मांड में अंतर्निहित ऊतक के 24 घंटों से भरा पड़ा है। यह तुम्हारा है। यह सबसे कीमती संपत्ति है, एक अत्यधिक विलक्षण वस्तु, जिस तरह से आप पर पढ़ने के रूप में विलक्षण है। टिप्पणी के लिए, इसे आपसे कोई नहीं ले सकता। यह अस्थिर है और कोई भी आपको प्राप्त करने से अधिक या कम प्राप्त नहीं करता है। एक आदर्श लोकतंत्र की बात करो। समय के दायरे में धन का कोई अभिजात वर्ग नहीं है और बुद्धि का कोई भी अभिजात वर्ग नहीं है। प्रतिभा को कभी भी एक दिन में
एक अतिरिक्त घंटे से पुरस्कृत नहीं किया जा सकता है और कोई सज़ा नहीं है। अपनी असीमित कीमती वस्तु को जितना हो सके बर्बाद करें और आपूर्ति कभी भी आपसे रोकी नहीं जाएगी। कोई रहस्यमय शक्ति नहीं कहेगी यह आदमी मूर्ख नहीं है। अगर यह एक मूर्ख नहीं है, वह समय के लायक नहीं है, उसे मीटर पर काट दिया जाएगा। यह कंसोल की तुलना में अधिक निश्चित है और रविवार से आय का भुगतान प्रभावित नहीं होता है। इसके अलावा आप भविष्य पर आकर्षित नहीं कर सकते। कर्ज में डूबना असंभव। आप केवल गुजरे हुए पल को बर्बाद कर सकते हैं। तुम कल बर्बाद नहीं कर सकते, यह आपके लिए रखा है। आप अगला घंटा बर्बाद नहीं कर सकते, यह आपके लिए रखा है। मैंने कहा कि अफेयर एक चमत्कार है, ऐसा नहीं है। आपको इस 24 घंटे दैनिक समय पर जीना है। इसमें से आपको स्वास्थ्य, सुख, धन, सामग्री, सम्मान और अपनी अमर आत्मा के विकास को संपन्न करना होगा। इसका सही उपयोग, इसका सबसे प्रभावी उपयोग, उच्चतम तत्कालीनता और सबसे रोमांचक वास्तविकता का विषय है। सब उसी पर निर्भर करता है। तुम्हारी खुशी, वह मायावी पुरस्कार जिसके लिए तुम सब पकड़ रहे हो मेरे दोस्त, उस पर निर्भर करता है। अजीब बात यह है कि समाचार पत्र इतने उद्यमी और अप टू डेट हैं, पैसे की दी गई आय पर कैसे रहें के बजाय समय की दी गई आय पर कैसे रहें से भरे हुए नहीं हैं। पैसा समय की तुलना में कहीं अधिक सामान्य है। जब कोई प्रतिबिंबित करता है तो उसे लगता है कि पैसा सबसे सामान्य चीज़ है। यह पृथ्वी को स्थूल ढेर में घेर लेता है। अगर कोई पैसे की एक निश्चित आय पर जीने के लिए प्रयास नहीं कर सकता है तो वह थोड़ा और कमाता है या इसे चुरा लेता है या इसके लिए विज्ञापन देता है। जरूरी नहीं कि कोई व्यक्ति अपने जीवन को उलझाए रखता है, क्योंकि एक साल में 1000 पाउंड का प्रतिबंधन या प्रबंधन नहीं किया जा सकता है। एक मांसपेशियों को बांधता है और इसे गिन्नी बनाता है और बजट को संतुलित करता है। लेकिन अगर कोई यह व्यवस्था नहीं कर सकता कि 24 घंटे की आय में खर्च की गई सभी उचित वस्तुओं को पूरी तरह से कवर किया जाएगा, तो व्यक्ति निश्चित रूप से अपने जीवन को गड़बड़ कर देता है। समय की आपूर्ति हालांकि शानदार रूप से नियमित है, क्रूर रूप से प्रतिबंधित है। हम में से कौन 24 घंटे रहता है? और जब मैं कहता हूँ जीवित, मेरा मतलब अस्तित्व में नहीं है और ना ही के माध्यम से उलझना। हम में से कौन इस असहज भावना से मुक्त है कि उसके दैनिक जीवन के महान खर्च करने वाले विभाग या डिपार्टमेंट का प्रबंधन उस तरह से नहीं किया जाता है जैसा होना चाहिए? हम में से कौन इस बात को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है कि उसके अच्छे सूट के ऊपर शर्मनाक टोपी नहीं है या कि क्रॉकरी के भाग लेने में वह भोजन की गुणवत्ता को भूल गया है? हम में से कौन अपने आप में से नहीं कह रहा है? हम में से कौन जीवन भर खुद से यह नहीं कह रहा है या कहता रहा है, जब मेरे पास थोड़ा और समय होगा तो मैं इसे बदल दूंगा? हमारे पास और समय कभी नहीं होगा। हमारे पास है, हमारे पास हमेशा रहा है, हर समय है। इस गूढ़ उपेक्षित सत्य जिसका मुझे पता ही नहीं चला का बोध ही है जिसने मुझे दैनिक समय व्यय की सूक्ष्म व्यवहारिक परीक्षा तक पहुंचाया है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। अध्याय 2। अपने कार्यक्रम से आगे निकलने की इच्छा। लेकिन कोई टिप्पणी कर सकता है, अंग्रेजी को छोड़कर हर चीज़ की उपेक्षा करते हुए वह दिन में 24 घंटे क्या चला रहा है? मुझे 24 घंटे जीने में कोई कठिनाई नहीं है। मैं सब कुछ करता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ और अभी भी समाचार पत्र प्रतियोगिताओं में जाने के लिए समय निकालता हूँ। निश्चित रूप से यह एक साधारण मामला है, यह जानते हुए कि दिन में केवल 24 घंटे अपने आप को 24 घंटे के साथ संतुष्ट करना है। आपके लिए मेरे प्रिय महोदय, मैं अपने बहाने और क्षमा प्रार्थी प्रस्तुत करता हूँ। आप ठीक वही आदमी हैं जिससे मैं लगभग 40 वर्षों से मिलना चाहता हूँ। क्या आप कृपया मुझे अपना नाम और पता भेजेंगे और मुझे यह बताने के लिए अपना शुल्क बताएं कि आप इसे कैसे करते हैं?
मुझे तुमसे बात करने के बजाय तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए। कृपया आगे आएं। क्या आप मौजूद हैं? मुझे विश्वास है कि मैंने अभी तक अपना सामना नहीं किया है। यह मेरा नुकसान है। इस बीच जब तक आप प्रकट नहीं होते, मैं संकट में अपने साथियों के साथ चैट करना जारी रखूंगा। आत्माओं का वह असंख्य बैंड जो प्रेत बाधित है, कमोबेश दर्द से, इस भावना से कि साल बीत जाते हैं और फिसल जाते हैं और फिसल जाते हैं, और वे अभी तक अपने जीवन को उचित कार्यक्रम में लाने में सक्षम नहीं हैं। यदि हम उस भावना का विश्लेषण करते हैं तो हम इसे मुख्य रूप से बेचैनी, अपेक्षा, आगे देखने, अभिप्सा का अनुभव करते हैं और करेंगे। यह निरंतर बेचैनी का स्रोत है, क्योंकि यह हमारे सभी भोगों के पूर्व पर्व पर एक कंकाल की तरह व्यवहार करता है। हम थिएटर जाते हैं और हंसते हैं, लेकिन कृत्यों के बीच यह हम पर एक पतली उंगली उठाती है। हम आखिरी ट्रेन के लिए हिंसक रूप से दौड़ते हैं, और जब हम आखिरी ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, प्लेटफार्म पर एक लंबी उम्र को ठंडा कर रहे होते हैं, तो यह अपनी हड्डियों को हमारे बगल के ऊपर और नीचे घुमाता है और पूछता है, हे आदमी, तुमने अपनी जवानी के साथ क्या किया है? तुम अपनी उम्र के साथ क्या कर रहे हो? आप आग्रह कर सकते हैं कि निरंतर आगे देखने की अभिप्सा की यह भावना समय जीवन का हिस्सा है और समय जीवन से अभिजात्य है। सत्य लेकिन डिग्री है। एक आदमी मक्का जाने की इच्छा कर सकता है। उसकी अंतरात्मा उसे बताती है कि उसे मक्का जाना चाहिए। वह या तो कुक की सहायता से या बिना सहायता से आगे बढ़ता है। वह शायद कभी मक्का नहीं पहुंचे। पोर्ट साइद पहुंचने से पहले वह डूब सकता है। वह लाल समुद्र के तट पर बुरी तरह नाश हो सकता है। उसकी इच्छा सदा कुंठित रह सकती है। अधूरी अभिप्सा उसे हमेशा परेशान कर सकती है, लेकिन उसे उस तरह से पीड़ा नहीं होगी जैसे वह व्यक्ति जो मक्का पहुंचने की इच्छा रखता है और मक्का पहुंचने की इच्छा से परेशान है, ब्रिस्टन को कभी नहीं छोड़ता है। यह कुछ ऐसा है जैसे ब्रिस्टन छोड़ दिया है। हम में से अधिकांश ने ब्रिस्टन नहीं छोड़ा है। हमने लूटगेट सर्कस के लिए कैब भी नहीं ली है और कुक से एक आयोजित दौरे की कीमत पूछी है, और हमारे अपने लिए एक बहाना है कि दिन में 24 घंटे ही होते हैं। यदि हम अपनी अस्पष्ट असहज अभिप्सा का और अधिक विश्लेषण करें तो मुझे लगता है कि हम देखेंगे कि यह एक निश्चित विचार से उत्पन्न होता है कि हमें उन चीज़ के अतिरिक्त कुछ करना चाहिए जिन्हें करने के लिए हम निष्ठापूर्वक और नैतिक रूप से बाध्य हैं। हम अपने आप को और अपने परिवार को, यदि कोई हो, स्वस्थ और आराम में बनाए रखने के लिए, अपने कर्ज का भुगतान करने के लिए, बचाने के लिए, अपनी दक्षता बढ़ाने के लिए, अपनी समृद्धि बढ़ाने के लिए लिखित और अलिखित विभिन्न कोडों द्वारा बाध्य हैं। एक कार्य काफी कठिन है। एक ऐसा कार्य जिसे हम में से बहुत कम लोग प्राप्त करते हैं। एक कार्य अक्सर हमारे कौशल से परे होता है। फिर भी यदि हम इसमें सफल होते हैं, जैसा कि हम कभी कभी करते हैं, तो हम संतुष्ट नहीं होते हैं। कंकाल अभी भी हमारे पास है, और यहाँ तक कि जब हम यह महसूस करते हैं कि कार्य हमारे कौशल से परे हैं, कि हमारी शक्तियाँ इसका सामना नहीं कर सकती हैं, तो हमें लगता है कि अगर हम अपनी शक्तियों को पहले से ही अधिक देते हैं तो हमें सब असंतोष होना चाहिए, कुछ और करना है। और सच तो यही है। हमने औपचारिक कार्यक्रम के बाहर कुछ हासिल करने की इच्छा उन सभी पुरुषों के लिए सामान्य है जो विकास के क्रम में एक निश्चित स्तर से आगे बढ़ चुके हैं। जब तक उस इच्छा को पूरा करने का प्रयास नहीं किया जाता है, तब तक किसी चीज़ के शुरू होने की प्रतीक्षा में बेचैनी की भावना, जो अभी शुरू नहीं हुई है, आत्मा की शांति को भंग करने के लिए बनी रहेगी। उस इच्छा को अनेक नामों से पुकारा गया है। यह ज्ञान की सार्वभौमिक इच्छा का एक रूप है, और यह इतना मजबूत है कि जिन लोगों का पूरा जीवन ज्ञान के व्यवस्थित अधिग्रहण के लिए दिया गया है, उन्हें और अधिक ज्ञान की तलाश में अपने कार्यक्रम की समीक्षाओं या कार्यक्रम की सीमाओं को पार करने के लिए प्रेरित किया गया है। यहाँ तक कि हर्बर्ट स्पेंसर
मेरी राय में अब तक का सबसे महान दिमाग अक्सर पूछताछ के स्वीकार्य छोटे बैकवाटर में इसके द्वारा मजबूत किया गया था। मैं कल्पना करता हूँ कि अधिकांश लोगों में जो जीने की इच्छा के प्रति सचेत हैं, यानी कि बौद्धिक जिज्ञासा रखने वाले लोग, औपचारिक कार्यक्रमों को पार करने की आकांक्षा एक साहित्यिक रूप लेती है। वे पढ़ने का एक कोर्स शुरू करना चाहते हैं। निश्चय ही ब्रिटिश करना निश्चय ही ब्रिटिश जनता आधिकारिक साहित्य होती जा रही है। लेकिन मैं यह बताना चाहता हूँ कि साहित्य किसी भी तरह से ज्ञान के पूरे क्षेत्र को समाहित नहीं करता है, और यह कि स्वयं को बेहतर बनाने की अशांत प्यास अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए साहित्य से काफ़ी अलग हो सकती है। स्लैंगिंग के विभिन्न तरीकों में से बाद में निपटूंगा। यहाँ मैं केवल उन लोगों की ओर इशारा करता हूँ जिन्हें साहित्य से कोई स्वाभाविक सहानुभूति नहीं है कि साहित्य ही एकमात्र कुआं नहीं है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार। अध्याय तृतीय या 3, शुरुआत से पहले सावधानियाँ। अब जबकि मैं आपको अपने आप को यह स्वीकार करने के लिए राजी करने में यदि सफल हुआ तो मैं सफल हो गया हूँ कि आप अपने दैनिक जीवन की अपनी व्यवस्था के साथ लगातार दबे हुए असंतोष से प्रेत बाधित हैं, और उस असुविधाजनक असंतोष का मूल कारण यह महसूस करना है कि आप हर दिन कुछ ना कुछ पूर्ववत कर रहे हैं जिसे आप करना चाहते हैं, और वास्तव में जब आपके पास अधिक समय होता है तो आप हमेशा ऐसा करने की उम्मीद करते हैं। और अब जब मैंने आपका ध्यान उस चकाचौंध सच्चाई की ओर आकर्षित करना या कर दिया गया है कि आपके पास कभी भी अधिक समय नहीं होगा, क्योंकि आपके पास पहले से ही हर समय है। आप मुझसे किसी ऐसे अद्भुत रहस्य की उम्मीद करते हैं जिसके द्वारा आप किसी भी समय हो सकते हैं हर दिन की एक आदर्श व्यवस्था के आदर्श तक पहुंचती है, और जिसके द्वारा पूर्वत छोड़ी गई चीज़ों की भय अप्रिय दैनिक निराशा से छुटकारा मिल जाएगा। मुझे ऐसा अद्भुत रहस्य नहीं मिला है, ना ही मैं इसे पाने की आशा करता हूँ, ना ही मैं यह आशा करता हूँ कि कोई और इसे कभी ढूंढ पाएगा। यह अनदेखा है। जब तुमने पहली बार मेरे भाव को इकट्ठा करना शुरू किया तो शायद तुम्हारे सीने में आशा की पुनरुत्थान था। शायद आपने आपसे कहा, यह आदमी मुझे वह करने का एक आसान अथक तरीका दिखाएगा जो मैं इतने लंबे समय से व्यर्थ में करना चाहता था। काश नहीं। तथ्य यह है कि कोई आसान रास्ता नहीं है, कोई शाही रास्ता नहीं है। मक्का का रास्ता बेहद कठिन और पथरीला है, और सबसे बुरी बात यह है कि आप वहां कभी नहीं पहुंच पाते। अपने जीवन को व्यवस्थित करने के कार्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रारंभिक, ताकि व्यक्ति 24 घंटे के दैनिक बजट के भीतर पूरी तरह से और आराम से रह सके। कार्य की अत्यधिक कठिनाई, बलिदानों और अंतहीन प्रयासों की शांत बोध है जिसकी वह मांग करता है। मैं इस पर बहुत अधिक जोर नहीं दे सकता। यदि आप कल्पना करते हैं कि कागज के एक टुकड़े पर कलम के साथ समय सारणी की योजना बनाकर आप अपने आदर्श को प्राप्त करने में सक्षम होंगे, तो बेहतर होगा कि आप एक ही बार में आशा छोड़ दें। यदि आप निराशा और मोहभंग के लिए तैयार नहीं हैं, यदि आप एक बड़े प्रयास के लिए एक छोटे से परिणाम से संतुष्ट नहीं होंगे, तो शुरू ना करें। फिर से लेट जाओ और असहज नींद को फिर से शुरू करो जिसे तुम अपना अस्तित्व कहते हो। यह बहुत दुखद है, बहुत निराशाजनक और उदास नहीं है, और फिर भी मुझे लगता है कि यह भी ठीक है। कुछ भी करने योग्य होने से पहले इच्छा की तनावपूर्ण मजबूती के लिए यह आवश्यकता है, बल्कि मैं इसे खुद पसंद करता हूँ। मुझे लगता है कि यह मुख्य चीज़ है जो मुझे आग से बिल्ली से अलग करती है। ठीक है, आप कहते हैं, मान लीजिए कि मैं लड़ाई के लिए तैयार हूँ। मान लीजिए कि मैंने आपकी कठिन टिप्पणियों को ध्यान से तोला और समझ लिया है। मैं कैसे शुरू करूँ? प्रिय महोदय, अब बस शुरू करें। शुरुआत की कोई जादू तरीका नहीं है। यदि कोई व्यक्ति तैराकी स्नान के किनारे पर खड़ा हो और ठंडे पानी में कूदना चाहता हो, तो वह आपसे पूछे, मैं कैसे कूदना शुरू करूं? आप केवल उत्तर देंगे, बस कूदो। अपनी नसों को पकड़ो और कूदो।
जैसा कि मैंने पहले कहा, समय की निरंतर आपूर्ति के बारे में मुख्य सुंदरता यह है कि आप इसे पहले से बर्बाद नहीं कर सकते। अगले साल, अगले दिन, अगले घंटे आपके लिए तैयार हैं। बिल्कुल सही। जैसे कि आपने पहले पूरे करियर में एक भी पल बर्बाद या गलत नहीं किया है। कौन सा तथ्य बहुत ही संतुष्टिदायक और आश्वस्त करने वाला है? आप चाहें तो हर घंटे एक नया पत्ता पलट सकते हैं। इसलिए अगले सप्ताह तक या कल तक की प्रतीक्षा में कोई वस्तु नहीं दी जाती है। आप सोच सकते हैं कि अगले सप्ताह पानी गर्म होगा, यह नहीं होगा, यह ठंडा होगा। लेकिन इससे पहले कि आप शुरू करें, मुझे आपके निजी कान में चेतावनी के कुछ शब्द बड़बड़ाने दें। मैं आपको मुख्य रूप से अपने स्वयं के उत्साह के खिलाफ चेतावनी देता हूँ। भलाई में ललक एक भ्रामक और विश्वासघाती चीज है। रोजगार के लिए जोर जोर से चलाता है। आप इसे पहले संतुष्ट नहीं कर सकते। यह अधिक से अधिक चाहता है। वह पहाड़ों को हिलाने और नदियों के मार्ग को मोड़ने के लिए उत्सुक है। जब तक पसीना नहीं आता, तब तक यह संतुष्ट नहीं होता है। और फिर बहुत बार जब यह अपने माथे पर पसीना महसूस करता है, तो यह अचानक थक जाता है और मर जाता है। यहाँ तक कि खुद को यह कहने की परेशानी में डाले बिना, मेरे पास यह पर्याप्त है। शुरुआत में बहुत अधिक उपक्रम करने से सावधान रहें। थोड़ा बहुत संतोष करें। दुर्घटनाओं की अनुमति दें। मानव स्वभाव के लिए अनुमति दें, विशेष रूप से अपने स्वयं के। एक विफलता या तो अपने आप को कोई फर्क नहीं पड़ता अगर उसे आत्मसम्मान और आत्मविश्वास का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जिस प्रकार सफलता के समान कुछ भी सफल नहीं होता, उसी प्रकार असफलता के समान कुछ भी असफल नहीं होता। बर्बाद होने वाले ज़्यादातर लोग बहुत ज़्यादा कोशिश करने से बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए 24 घंटे की संकीर्ण या छोटी सीमा के भीतर पूरी तरह से और आराम से जीने के विशाल उद्यम को स्थापित करने में आइए हम किसी भी कीमत पर एक प्रारंभिक विफलता के जोखिम से बचें। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि इस व्यवसाय में किसी भी कीमत पर एक छोटी सी सफलता की तुलना में एक शानदार विफलता बेहतर है। मैं शुद्ध सफलता के लिए हूँ। एक शानदार विफलता से कुछ नहीं होता है। एक छोटी सी सफलता एक ऐसी सफलता की ओर ले जा सकती है जो शुद्ध नहीं है। तो आइए हम दिन के समय के बजट की जांच शुरू करें। आप कहते हैं कि आपका दिन पहले से ही अति प्रवाह से भरा हुआ है। कैसे? आप वास्तव में अपनी आजीविका कमाने में खर्च करते हैं कितना? औसत 7 घंटे। और वास्तविक नींद में 7। मैं 2 घंटे जोड़ूंगा और उदार बनूंगा। और मैं तेरी अवहेलना करूंगा कि मैं उस क्षण के अन्य 8 घंटों का हिसाब मेरे पास रखूं। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार। अध्याय 4, मुसीबतों का कारण। समय व्यय के प्रश्न को इसकी वास्तविकता में तुरंत पकड़ने के लिए मुझे जांच के लिए एक व्यक्तिगत मामला चुनना होगा। मैं केवल एक मामले से निपट सकता हूं और वह मामला औसत मामला नहीं हो सकता, क्योंकि औसत मामला जैसा कोई मामला नहीं है। जैसे औसत आदमी जैसा कोई आदमी नहीं है। हर आदमी और हर आदमी का मामला खास है। लेकिन अगर मैं एक लंदन वासी का मामला लेता हूँ जो एक कार्यालय में काम करता है, जिसके कार्यालय का समय 10 से 6 तक है, और जो अपने घर के दरवाजे और अपने कार्यालय के दरवाजे के बीच यात्रा करने में सुबह और रात 50 मिनट बिताता है, तो मुझे उतना ही करीब मिलेगा औसत जैसा के तथ्य अनुमति देते हैं। ऐसे पुरुष हैं जिन्होंने जीवन यापन के लिए अधिक समय तक काम करना पड़ता है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें इतने लंबे समय तक काम नहीं करना पड़ता है। सौभाग्य से अस्तित्व का वित्तीय पक्ष में हमें यहाँ रुचि नहीं देता है। हमारे वर्तमान उद्देश्य के लिए एक सप्ताह में 1 पाउंड का क्लर्क कार्लटन हाउस टेरेस में करोड़पति के समान ही है। अब मेरे ठेठ आदमी ने अपने दिन के संबंध में जो बड़ी और गहरी गलती की है, वह सामान्य दृष्टिकोण की गलती है। एक ऐसी गलती जो उसकी 2/3 ऊर्जा और रुचियों को खराब
और कमज़ोर करती है। अधिकांश उदाहरणों में वह अपने व्यवसाय के लिए ठीक से जुनून महसूस नहीं करता है। सबसे अच्छा वह इसे नापसंद नहीं करता है। वह अपने व्यवसाय के कार्यों को अनिच्छा के साथ शुरू करता है, जितनी देर हो सके, और वह उन्हें जितनी जल्दी हो सके खुशी के साथ समाप्त कर देता है। और जब वह अपने व्यवसाय में लगे होते हैं, तो उनके इंजन शायद ही कभी अपने पूर्ण एचपी पर होते हैं। मुझे पता है कि नाराज पाठकों द्वारा मुझ पर शहर के कार्यकर्ता को रौंदने का आरोप लगाया जाएगा, लेकिन मैं शहर से अच्छी तरह से परिचित हूँ और मैं उस पर कायम हूँ। मैं कहता हूँ, फिर भी इस सब के बावजूद वह 10 से 6 तक के उन घंटों को दिन के रूप में देखता है, जिनसे पहले के 10 घंटे और उसके बाद के 6 घंटे का एक प्रस्तावना और उपसंहार के अलावा और कुछ नहीं है। इस तरह की मनोवृत्ति अचेतन होने पर भी निश्चित रूप से विषम 16 घंटे में उसकी रुचि को मार देती है, जिसके परिणाम स्वरूप यदि वह उन्हें बर्बाद नहीं करता है, तो भी वह उनकी गणना नहीं करता है। वह उन्हें केवल मार्जिन के रूप में मानता है। एक सामान्य रवैया पूरी तरह से अतार्किक और अस्वस्थ है, क्योंकि यह औपचारिक रूप के समान के एक टुकड़े और गतिविधियों के एक समूह को केंद्रित महत्व देता है, जिसे आदमी का एक विचार के माध्यम से प्राप्त करना और साथ करना है। यदि कोई व्यक्ति अपने अस्तित्व के 2/3 हिस्से को 1/3 के अधीन कर देता है, जिसके लिए निश्चित रूप से उसके पास बिल्कुल भीषण उत्साह नहीं है, तो वह पूरी तरह से जीने की आशा कैसे कर सकता है? वो नहीं कर सकता। अगर मेरा ठेठ आदमी पूरी तरह से जीना चाहता है, तो उसे अपने दिमाग में एक दिन के भीतर एक दिन की व्यवस्था करनी होगी, और यह भीतरी दिन एक बड़े चीनी बॉक्स में एक चीनी बॉक्स शाम 6 बजे शुरू होना चाहिए और सुबह 10 बजे समाप्त होना चाहिए। ये 16 घंटे का दिन है, और इन सभी 16 घंटों के दौरान उसके पास अपने शरीर और अपनी आत्मा और अपने साथी लोगों को विकसित करने के अलावा और कुछ नहीं है। उन 16 घंटों के दौरान वह स्वतंत्र है या आज़ाद है। वह मजदूरी कमाने वाला नहीं है। वह मौद्रिक प्रवाह के साथ व्यस्त नहीं है। वह उतना ही अच्छा है जितना कि एक निजी आय वाले व्यक्ति। यह उसका रवैया होना चाहिए, और उसका रवैया सभी महत्वपूर्ण है। जीवन में उसकी सफलता संपत्ति की राशि से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है कि उसके निष्पादकों को संपत्ति शुल्क का भुगतान करना होगा। इस पर निर्भर करता है। क्या आप कहते हैं कि उन 16 घंटों में दी गई पूरी ऊर्जा से 8 घंटों के व्यवसाय का मूल्य कम हो जाएगा? ऐसा नहीं। इसके विपरीत यह निश्चित रूप से व्यापार 8 के मूल्य में वृद्धि करेगा। मुख्य चीजों में से एक जो मेरे ठेठ आदमी को सीखना है, वह यह है कि मानसिक क्षमताएं निरंतर कठिन गतिविधि करने में सक्षम है। वे हाथ या पैर की तरह नहीं थकते। वे केवल परिवर्तन चाहते हैं, आराम नहीं, सिवाय नींद के। अब मैं आम आदमी के 16 घंटे जो पूरी तरह से उसके हैं को नियोजित करने की वर्तमान पद्धति की जांच करूंगा, जिसकी शुरुआत उसके विद्रोह से होगी। मैं केवल उन चीजों को इंगित करूंगा जो वह करता है और जो मुझे लगता है कि उसे नहीं करना चाहिए। मेरे सुझावों को रोपण के लिए स्थगित कर देता हूं, जिसे मैंने साफ किया होगा, जैसा एक बसने वाला जंगल में रिक्त स्थान साफ करता है। उसके साथ न्याय करते हुए मुझे कहना होगा कि वह सुबह 9:10 पर घर से निकलने से पहले बहुत कम समय बर्बाद करता है। बहुत सारे घरों में वह 9 बजे उठता है, नाश्ता 9:07 और 9:09 के बीच, और फिर बोल्ट। लेकिन तुरंत वह सामने का दरवाजा पीटता है। उसकी मानसिक क्षमताएं जो अथक हैं निष्क्रिय हो जाती हैं। वह मानसिक कोमा की हालत में स्टेशन जाता है। वह पहुंचने पर उसे आमतौर पर ट्रेन का इंतजार करना पड़ता है। हर सुबह सैकड़ों उपनगरीय स्टेशनों पर आप देखते हैं कि लोग शांति से प्लेटफार्म पर चहलकदमी कर रहे हैं, जबकि रेलवे कंपनियां बेशर्मी से उनका समय लूटती हैं, जो कि पैसे से ज्यादा है।
इस प्रकार हर दिन सैकड़ों हजारों घंटे केवल इसलिए नष्ट हो जाते हैं क्योंकि मेरा विशिष्ट व्यक्ति इतना कम समय सोचता है कि उसके नुकसान के जोखिम के खिलाफ काफी आसान सावधानी बरतने के लिए उसे कभी नहीं लगा। उसके पास हर दिन बिताने के लिए समय का एक ठोस सिक्का है। इसे एक संप्रभु कहते हैं। उसे इसके लिए परिवर्तन प्राप्त करना होगा और परिवर्तन प्राप्त करने में वह भारी हार से संतुष्ट है। मान लीजिए कि उसे एक टिकट बेचने में कंपनी ने कहा, हम आपको एक संप्रभु को बदल देंगे, लेकिन हम ऐसा करने के लिए आपसे 3 आधा पैसा लेंगे। मेरा ठेठ आदमी क्या कहेगा? फिर भी यह उसकी कंपनी के बराबर है। जब कंपनी उससे दिन में 2 बार 5 मिनट लूटती है। आप कहते हैं कि मैं मिनटी से निपट रहा हूं, मैं हूं, और बाद में मैं खुद को सही ठहराऊंगा। अब क्या आप कृपया अपना कागज खरीद कर ट्रेन में चढ़ेंगे? धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। अध्याय 5। टेनिस और अमर आत्मा। आप अपने अखबार के साथ सुबह की ट्रेन में चढ़ते हैं और आप शांति से और शानदार ढंग से अपने आप को अपने अखबार के हवाले कर देते हैं। तुम जल्दी मत करो। आप जानते हैं कि आपके सामने कम से कम आधे घंटे की सुरक्षा है। जैसे जैसे आपकी नज़र शिपिंग के विज्ञापनों और बाहरी पन्नों पर गानों के विज्ञापनों पर टिकी रहती है, आपकी हवा एक फुर्तीले आदमी की हवा है जो समय के धनी है। किसी ऐसे ग्रह के आदमी की है जहां एक दिन में 124 घंटे होते हैं, 24 के बजाय। मैं समाचार पत्रों का एक भावुक पाठक हूँ। मैं 5 अंग्रेजी और 2 फ्रेंच दैनिक पढ़ता हूँ, और समाचार एजेंट अकेले ही जानते हैं कि कितने साप्ताहिक नियमित रूप से। मैं इस व्यक्तिगत तथ्य का उल्लेख करने के लिए बाध्य हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझ पर समाचार पत्रों के प्रति पूर्वग्रह का आरोप लगाया जाए। जब मैं कहता हूँ कि मुझे सुबह की ट्रेन में समाचार पत्र पढ़ने पर आपत्ति है, समाचार पत्र तेजी से बनते हैं, तेजी से पढ़े जाते हैं। मेरे दैनिक कार्यक्रम में समाचार पत्रों के लिए कोई स्थान नहीं है। मैं उन्हें अजीब क्षणों में पढ़ता हूँ, लेकिन मैं उन्हें पढ़ता हूँ। उन्हें लगातार 30 या 40 मिनट के अद्भुत एकांत में समर्पित करने का विचार, किसी के लिए खुद को पूरी तरह से किसी के स्वयं में डूबने की तुलना में चुप, पीछे हटने वाले, धूम्रपान करने वाले पुरुषों से भरे डिब्बे में नहीं हो सकता। मेरे लिए प्रतिकूल है। मैं आपको इस तरह के प्रत्यय भव्यता के साथ समय के अनमोल मोती बिखेरने की अनुमति नहीं दे सकता। आप समय के क्षय नहीं हैं। मैं आपको सम्मानपूर्वक याद दिला दूं कि आपके पास मेरे पास से अधिक समय नहीं है। ट्रेनों में अखबार नहीं पढ़ना। मैंने पहले ही उपयोग के लिए 1 घंटे के लगभग 3/4 हिस्से को डाल दिया। उन्हें लगातार 30 या 40 मिनट के अद्भुत एकांत में समर्पित करने का विचार, किसी के लिए खुद को पूरी तरह से किसी के समय में डूबने की तुलना में चुप, पीछे हटने वाले, धूम्रपान करने वाले पुरुषों से भरे डिब्बे में नहीं हो सकता। अब आप अपने ऑफिस पहुंचे और मैं तुम्हें वहां 6 बजे तक छोड़ देता हूं। मुझे पता है कि दिन के बीच में आपके पास नामात्र का 1 घंटा है, अक्सर वास्तव में 1.5 घंटा होता है, जिसमें से आधे से भी कम समय के लिए दिया जाता है। लेकिन मैं तुम्हें वह सब छोड़ दूंगा जिसे तुम खर्च करने के लिए चुनोगे। आप तब अपने समाचार पत्र पढ़ सकते हो। जैसे ही आप अपने कार्यालय या दफ्तर से निकलते हैं, मैं आपसे फिर मिलता हूँ। आप पीले और थके हुए हैं। किसी भी मामले में आपकी पत्नी कहती है कि आप पीले हैं, और आप उसे यह समझने के लिए देते हैं कि आप थके हुए हैं। घर की यात्रा के दौरान आप धीरे धीरे थकान महसूस कर रहे हैं। थका हुआ महसूस एहसास लंदन के शक्तिशाली उपनगरों पर एक गुणी और उदास बादल की तरह भारी रहता है, खासकर सर्दियों में। आप अपने घर पहुंचने पर तुरंत नहीं खाते हैं।
लेकिन लगभग एक घंटे में आपको ऐसा लगता है कि आप बैठकर थोड़ा पोषण ले सकते हैं। और आप करते हैं? तब आप धूम्रपान करते हैं गंभीरता से। आप दोस्तों को देखते हैं, तुम कुम्हार, तुम ताश खेलते हो, आप एक किताब के साथ फ्लर्ट करते हो। आप ध्यान दें कि बुढ़ापा रेंग रहा है, तुम टहल रहे हो, आप पियानो को दुलारते हो। जॉब द्वारा 11:15 बजे रहे हैं। फिर आप बिस्तर पर जाने के बारे में सोचने के लिए काफ़ी 40 मिनट समर्पित करते हैं। और यह कल्पना की जा सकती है कि आप वास्तव में अच्छी विस्की से परिचित हैं। अंत में आप दिन के काम से थक कर सो जाते हैं। 6 घंटे, शायद इससे अधिक, आपको कार्यालय छोड़े हुए चले गए हैं। एक सपने की तरह चला गया, जादू की तरह चला गया, बेहिसाब चला गया। यह एक उचित नमूना मामला है। लेकिन आप कहते हैं, आपके लिए बात करना बहुत अच्छा है। एक आदमी है, थका हुआ। एक आदमी को अपने दोस्तों को देखना चाहिए। वह हमेशा खिंचाव पर नहीं हो सकता, बस इतना ही। लेकिन जब आप थिएटर जाने की व्यवस्था करते हैं, विशेषकर एक सुंदर महिला के साथ, तो क्या होता है? आप उपनगरों में भागते हैं। आप अपने आप को बढ़िया परिधान में गौरवशाली बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। आप दूसरी ट्रेन में शहर वापस जाते हैं। आप अपने आप को 4 घंटे के लिए खिंचाव पर रखते हैं, यदि 5 नहीं। आप उसे घेर ले जाते हैं। आप अपने आप को घर ले जाते हैं। आप सोचने में 1 घंटे के 3/4 खर्च नहीं करते हैं। बिस्तर पर जा रहे हो, तुम जाओ। दोस्तों और थकान को समान रूप से भुला दिया गया है और शाम इतनी लंबी या शायद बहुत छोटी लग रही है। और क्या आपको वह समय याद है जब आपको शौकिया ओपेरा समाज के कोर्स में गाने के लिए राजी किया गया था और 3 महीने तक हर दूसरी रात 2 घंटे गुलाम रहे? क्या आप इस बात से इनकार करते हैं कि जब आपके पास किसी निश्चित घटना की प्रतीक्षा करने के लिए कुछ होता है जो आपकी सारी ऊर्जा को नियोजित करने के लिए होता है, उसका विचार पूरे दिन को एक चमक और अधिक तीव्र जीवन शक्ति देता है? मेरा सुझाव यह है कि 6 बजे आप चेहरे पर तथ्यों को देखते हैं और स्वीकार करते हैं कि आप थके हुए नहीं हैं, क्योंकि आप नहीं हैं, आप जानते हैं। और यह कि आप अपनी शाम की व्यवस्था करते हैं ताकि यह बीच में एक से कट ना जाए। भोजन, ऐसा करने से आपके पास कम से कम 3 घंटे का स्पष्ट विस्तार होगा। मैं यह सुझाव नहीं देता कि आपको अपनी मानसिक ऊर्जा का उपयोग करने के लिए अपने जीवन की हर रात 3 घंटे लगाना चाहिए। लेकिन मेरा सुझाव है कि शुरुआत के लिए आप हर दूसरे शाम को मन की किसी महत्वपूर्ण और लगातार साधना में 1.5 घंटे लगा सकते हैं। दोस्तों, ब्रिज, टेनिस, घरेलू दृश्यों, अजीब पढ़ने, पाइप, बागवानी, कुम्हार और पुरस्कार प्रतियोगिताओं के लिए आपके पास अभी भी 3 शामें बची होंगी। शनिवार दोपहर 2 बजे से सोमवार सुबह 10 बजे के बीच आपके पास अभी भी 45 घंटे की शानदार संपत्ति होगी। यदि आप दृढ़ रहते हैं तो आप जल्द ही 4 शामें और शायद 5 कुछ निरंतर प्रयास में वास्तव में जीवित रहने के लिए गुजरना चाहेंगे। और आप रात 11:15 पे अपने आप से बड़बड़ाने की उस आदत से बाहर हो जाएंगे। बिस्तर पर जाने के बारे में सोचने का समय। वह आदमी जो अपने शयन कक्ष का दरवाजा खोलने से 40 मिनट पहले बिस्तर पर जाना शुरू करता है, वह ऊब गया है, यानी वह जी नहीं रहा है। लेकिन याद रखें, शुरुआत में वे 90 मिनट सप्ताह में 3 बार 10,080 में सबसे महत्वपूर्ण मिनट होने चाहिए। उन्हें पवित्र होना चाहिए, एक नाटकीय पूर्वाभ्यास या एक टेनिस मैच के रूप में काफ़ी पवित्र। कहने के बजाय क्षमा करें, मैं आपको नहीं देख सकता, बूढ़े आदमी, लेकिन मुझे टेनिस क्लब के लिए भागना है। आपको कहना होगा, लेकिन मुझे काम करना है। मैं मानता हूं कि यह कहना कठिन है। टेनिस अमर आत्मा से कहीं अधिक जरूरी है। धन्यवाद।
आपका दिन मंगलमय। नमस्कार। अध्याय 6, मानव प्रकृति को याद रखें। मैंने संयोग से शनिवार को दोपहर 2 बजे व्यवसाय छोड़ने और सोमवार को सुबह 10 बजे व्यवसाय पर लौटने के बीच के 44 घंटे के विशाल विस्तार का उल्लेख किया है, और यहाँ मुझे 10 बिंदु पर स्पर्श करना चाहिए। और यह बिंदु के क्या सप्ताह 6 दिनों का होना चाहिए या 7 का? कई सालों तक वास्तव में जब तक मैं 40 के करीब नहीं आ गया था, मेरे अपने सप्ताह में 7 दिन शामिल थे। मुझे लगातार बड़े और समझदार लोगों द्वारा सूचित किया जा रहा था कि अधिक काम, अधिक वास्तविक जीवन 7 में से 6 दिनों में से प्राप्त किया जा सकता है। और यह निश्चित रूप से सच है कि अब 7 में से एक दिन, जिसमें से मैं किसी कार्यक्रम का पालन नहीं करता और ना ही कोई प्रयास करता हूँ, सिवाय इसके कि पल की मौज क्या निर्देशित करती है, मैं साप्ताहिक आराम के नैतिक मूल्य की गहन सराहना करता हूँ। फिर भी अगर मुझे अपने जीवन को फिर से व्यवस्थित करना होता, तो मैं फिर से वैसा ही करता जैसा मैंने किया। केवल वे जो लंबे समय तक सप्ताह के 7 दिन पूरे खिंचाव में रहते हैं, वे नियमित आवर्ती आलस्य की पूर्ण सुंदरता की सराहना कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, और यह उम्र का सवाल है। प्रचुर यौवन और असाधारण ऊर्जा और प्रयास की इच्छा के मामलों में मुझे बिना किसी हिचकिचाहट के कहना चाहिए, दिन ब दिन चलते रहो। लेकिन औसत मामले में मुझे कहना चाहिए, अपने औपचारिक कार्यक्रम, सुपर प्रोग्राम, मेरा मतलब है, को सप्ताह में 6 दिन तक सीमित रखें। यदि आप स्वयं को इसका विस्तार करना चाहते हैं तो इसे बढ़ाएं, लेकिन केवल अपनी इच्छा के अनुपात में, और अतिरिक्त समय को एक अप्रत्याशित लाभ के रूप में गिनें, ना कि नियमित आय के रूप में, ताकि आप 6 दिवसीय कार्यक्रम में गरीब होने की अनुभूति के बिना, एक बैकस्लाइडर होने की अनुभूति के बिना वापस आ सकें। आइए अब देखें कि हम कहाँ खड़े हैं। अब तक हमने दिन की बर्बादी से बचाने के लिए सप्ताह में कम से कम 6 सुबह, आधा घंटा, और सप्ताह में 3 शाम को 1.5 घंटा चिन्हित किया है। कुल 7.5 घंटे। मैं वर्तमान के लिए उस 7.5 घंटे से संतुष्ट होने का प्रस्ताव करता हूँ। क्या आप रोते हैं? आप हमें दिखाने का नाटक करते हैं कि कैसे जीना है, और आप केवल 168 घंटे में से 7.5 घंटे का सौदा करते हैं। क्या आप अपने 7.5 घंटे के साथ चमत्कार करने जा रहे हैं? खैर, इस मामले को उलझाने के लिए नहीं, मैं हूँ। अगर आप कृपया मुझे जाने देंगे, कहने का तात्पर्य यह है कि मैं आपसे एक ऐसे अनुभव का प्रयास करने के लिए कहने जा रहा हूँ जो पूरी तरह से प्राकृतिक और व्याख्यात्मक होते हुए भी चमत्कार की सारी हवा है। मेरा तर्क यह है कि उन 7.5 घंटों का पूरा उपयोग सप्ताह के पूरे जीवन को तेज कर देगा, इसमें उत्साह जोड़ देगा और रुचि को बढ़ा देगा, जो आप सबसे साधारण व्यवसायों में से महसूस करते हैं। आप केवल 10 मिनट सुबह शाम शारीरिक व्यायाम का अभ्यास करें, और फिर भी आप आश्चर्यचकित नहीं होते हैं जब आपके शारीरिक स्वास्थ्य और ताकत पर दिन के हर घंटे लाभकारी प्रभाव पड़ता है, और आपका संपूर्ण शारीरिक दृष्टिकोण बदल जाता है। आपको इस बात पर आश्चर्य क्यों होना चाहिए कि मन को प्रतिदिन औसतन 1 घंटे से अधिक दिया जाना स्थायी रूप से और पूरी तरह से मन की पूरी गतिविधि को जीवित करना चाहिए। समय की साधना के लिए निश्चित रूप से अधिक समय दिया जा सकता है, और जिस अनुपात में समय अधिक था, परिणाम अधिक होंगे। लेकिन मैं इस छोटे से प्रयास की तरह दिखने वाली शुरुआत करना पसंद करता हूँ। यह वास्तव में एक छोटा प्रयास नहीं है, क्योंकि उन्हें पता चल जाएगा कि किसने अभी तक इसे निबंधित नहीं किया है। जंगल से 7.5 घंटे भी साफ करना काफी मुश्किल है। कुछ बलिदान के लिए करना है। किसी ने अपना समय भले ही खराब तरीके से बिताया हो, लेकिन किसी ने उसे बिताया। किसी ने इसके लिए कुछ किया, भले ही यह सलाह दी गई हो कि कुछ हो सकता है। कुछ और करने का मतलब है आदतों में बदलाव।
और आदतें ही बदलने वाली हैं। इसके अलावा कोई भी परिवर्तन, यहाँ तक कि बेहतरी के लिए परिवर्तन, हमेशा कमियों और असुविधाओं के साथ होता है। यदि आप कल्पना करते हैं कि आप गंभीर निरंतर प्रयास के लिए 7.5 घंटे समर्पित कर सकेंगे और फिर भी अपना पुराना जीवन जी सकेंगे, तो आप गलत हैं। मैं दोहराता हूं कि कुछ बलिदान और अत्यधिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता होगी, और यह इसलिए है क्योंकि मैं कठिनाई को जानता हूं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं इस तरह के उद्यम में विफलता के लगभग विनाशकारी प्रभाव को जानता हूं। इसलिए मैं बहुत ही विनम्र शुरुआत की सलाह देता हूं। आपको अब अपने स्वाभिमान की रक्षा करनी चाहिए। आत्मसम्मान सभी उद्देश्यपूर्णता के मूल में है, और जानबूझकर नियोजित उद्यम में विफलता किसी के आत्मसम्मान पर एक हताश घाव का सौदा करती है। इसलिए मैं पुनरावृत्ति करता हूँ और दोहराता हूँ, चुपचाप बिना सोचे समझे शुरू करो। जब आपने 3 महीने के लिए अपनी जीवन शक्ति की साधना के लिए कर्तव्य निष्ठा से 7.5 घंटे का समय दिया है, तब आप जोर से गाना शुरू कर सकते हैं और अपने आप को बता सकते हैं कि आप कौन से चमत्कारी काम करने में सक्षम हैं। सांकेतिक घंटे का उपयोग करने की विधि पर आने से पहले मुझे एक अंतिम सुझाव देना है, अर्थात जहां तक शाम का संबंध है, 1.5 घंटे से अधिक की अनुमति देना, जिसमें 1 घंटे का कार्य करना है। दुर्घटना की संभावना को याद रखें, मानव स्वभाव को याद रखें और 90 मिनट के अपने काम के लिए खुद को 9 से 11:30 तक दें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार। अध्याय 7, मन को नियंत्रित करना। लोग कहते हैं कोई अपने विचारों की मदद नहीं कर सकता, लेकिन एक सकता है। सोचने की मशीन का नियंत्रण पूरी तरह से संभव है, और चूंकि हमारे अपने मस्तिष्क के बाहर हमारे साथ कुछ भी नहीं होता है, चूंकि मस्तिष्क के अलावा कुछ भी हमें चोट नहीं पहुंचाता है या हमें आनंद नहीं देता है, उस रहस्यमय मस्तिष्क में जो चल रहा है उसे नियंत्रित करने के में सक्षम होने का सर्वोच्च महत्व पेटेंट है। यह विचार सबसे पुराने वादों में से एक है, लेकिन यह एक ऐसा ढोंग है जिसका गहन सत्य और तत्कालिकता अधिकांश लोग बिना एहसास के जीते और मर जाते हैं। लोग ध्यान केंद्रित करने की शक्ति की कमी की शिकायत करते हैं, यह नहीं सोचते कि यदि वे चाहें तो शक्ति प्राप्त कर सकते हैं, और एकाग्र करने की शक्ति के बिना, अर्थात मस्तिष्क को उसके कार्य को निर्देशित करने की शक्ति के बिना और आज्ञाकारिता सुनिश्चित करने की शक्ति के बिना सच्चा जीवन असंभव है। मन पर नियंत्रण पूर्ण अस्तित्व का पहला तत्व है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है दिन का पहला काम यह होना चाहिए कि दिमाग को अपनी गति से लगाया जाए। आप अपने शरीर की अंदर और बाहर देखभाल करते हैं। आप अपनी त्वचा से बाल काटने में गंभीर खतरा चलाते हैं। आप दूध वाले से लेकर सुअर हत्यारे तक व्यक्तियों की एक पूरी सेना को नियुक्त करते हैं ताकि आप अपने पेट को अच्छे से व्यवहार के लिए रिश्वत दे सकें। क्यों ना आप मन की कहीं अधिक नाजुक मशीनरी पर थोड़ा ध्यान दें, खासकर जब आपको किसी बाहरी सहायता की आवश्यकता नहीं होगी। जीवन जीने की कला और शिल्प के इस हिस्से के लिए मैंने आपके दरवाजे से निकलने के क्षण से लेकर आपके कार्यालय पहुंचने से के समय को सुनिश्चित कर रखा है। क्या मुझे अपने मन को गली में, प्लेटफार्म पर, ट्रेन में और भीड़-भाड़ वाली गली में फिर से साधना करना है? सटीक रूप से कुछ भी आसान नहीं। कोई उपकरण की आवश्यकता नहीं है, एक किताब भी नहीं। फिर भी मामला आसान नहीं है। जब आप अपना घर छोड़ते हैं तो अपने दिमाग को किसी विषय पर केंद्रित करें, चाहे जो भी हो। शुरुआत करें। आप 10 गज नहीं गए होंगे इससे पहले कि आपका दिमाग आपकी आंखों के नीचे से निकल गया हो और दूसरे विषय के साथ कोने में घूम रहा हो। गर्दन के मैल से इसे वापस लाएं। यदि आप स्टेशन पर पहुंच चुके हैं तो आप इसे लगभग 40 बार वापस ला चुके होंगे। हताश ना हो,
जारी रखें, इसे जारी रखो, आपको सफलता मिलेगी। यदि आप दृढ़ रहें तो आप किसी भी तरह से असफल नहीं हो सकते। यह दिखावा करना बेकार है कि आपका मन एकाग्रता में असमर्थ है। क्या आपको वह सुबह याद नहीं है जब आपको एक परेशान करने वाला पत्र मिला था, जिसमें बहुत सावधानी से शब्दों में उत्तर की मांग की गई थी? जब तक आप अपने कार्यालय में नहीं पहुंचे, 1 सेकंड के मध्यांतर के बिना आपने उत्तर के विषय पर अपना मन कैसे स्थिर रखा, जिस पर तुम तुरंत बैठ गए और उत्तर लिख दिया? यह एक ऐसा मामला था जिसमें आप परिस्थितियों से इस हद तक उत्तेजित हो गए थे कि आप एक अत्याचारी की तरह अपने मन पर हावी होने में सक्षम थे। आपके पास कोई तुच्छता नहीं होगी। आपने इस बात पर जोर दिया कि उसका काम हो, और उसका काम हो गया। एकाग्रता के नियमित अभ्यास से, जिसके बारे में कोई रहस्य नहीं है, दृढ़ता का रहस्य बचाओ। आप दिन के हर घंटे और हर चाहे किसी भी स्थान पर आप अपने दिमाग पर अत्याचार कर सकते हैं। व्यायाम बहुत सुविधाजनक है। यदि आप अपनी सुबह की ट्रेन में अपनी मांसपेशियों के लिए डंबल बेल्स की एक जोड़ी या अपने सीखने के लिए 10 खंडों में एक विश्वकोश के साथ चढ़ें, तो आप शायद टिप्पणी को उत्साहित करेंगे। लेकिन जब आप गली में चलते हैं या डिब्बे के कोने में पाइप के पीछे बैठते हैं या भूमिगत पर स्ट्रैप हैंग करते हैं, तो कौन जानता है कि आप दैनिक कार्यों के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में लगे हुए हैं? कौन सा असिनिन बुरा तुम पर हंस सकता है? मुझे परवाह नहीं है कि आप किस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जब तक आप ध्यान केंद्रित करते हैं, यह केवल सोचने वाली मशीन को अनुशासित करने वाला है, जो मायने रखता है। लेकिन फिर भी आप एक पत्थर से 2 पक्षियों को भी मार सकते हैं और किसी उपयोगी चीज पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। मेरा सुझाव है, यह केवल एक सुझाव है, मार्क्स अरेलियस या एपिक्टेटस का एक छोटा सा अध्याय। मैं विनती करता हूँ, उनके नामों पर शर्म करो। मेरे लिए, मैं और कुछ नहीं जानता। वास्तविक सामान्य सामान्य ज्ञान के साथ अधिक फटा हुआ मार्क्स अरेलियस एपिक्टेटस की तुलना में आप और मेरे जैसे सादे व्यक्तियों, जो हवा, मुद्रा और बकवास से नफरत करते हैं, के दैनिक जीवन पर लागू होते हैं, एक अध्याय पढ़ें। और इतने छोटे हैं अध्याय, शाम को और अगली सुबह उस पर ध्यान केंद्रित करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार। अध्याय 7 का दूसरा भाग। आप देखेंगे। हाँ मेरे दोस्त, आपके लिए इस तथ्य को छिपाने की कोशिश करना बेकार है। मैं आपके दिमाग को अपने कान पर एक टेलीफोन की तरह सुन सकता हूँ। आप अपने आप से कह रहे हैं, यह व्यक्ति अपने 7वें अध्याय तक बहुत अच्छा कर रहा था। उसने मुझे बेहोश करना शुरू कर दिया था, लेकिन ट्रेनों में सोचने और एकाग्रता आदि के बारे में वह जो कहता है, वह मेरे लिए नहीं है। यह हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए पर्याप्त हो, लेकिन यह मेरी लाइन में नहीं है। यह तुम्हारे लिए है। मैं जोश के साथ दोहराता हूँ, यह आपके लिए है। वास्तव में तुम वही आदमी हो जिसका मैं लक्ष्य रख सकता हूँ। सुझाव को फेंक दें। और आप सबसे कीमती सुझाव को फेंक देते हैं जो आपको कभी दिया गया था। यह मेरा सुझाव नहीं है। यह सबसे समझदार, व्यवहारिक, कठोर नेतृत्व वाले पुरुषों का सुझाव है जो पृथ्वी पर चले हैं। मैं इसे केवल इसको सेकंड हैंड देता हूँ। कोशिश करो, अपने दिमाग को हाथ में लें और देखें कि कैसे यह प्रक्रिया जीवन की आधी बुराइयों को ठीक करती है, विशेषकर चिंता, उस दयनीय, परिहार्य, शर्मनाक रोग, चिंता। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। अध्याय 8। चिंतनशील मूड। मन को एकाग्रित करने का व्यायाम, जिसके लिए दिन में कम से कम आधा घंटा दिया जाना चाहिए, पियानो पर तराजू की तरह एकमात्र प्रारंभिक है। अपने जटिल जीव के उस सबसे अनियंत्रित सदस्य पर अधिकार प्राप्त करने के बाद व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से इसे जुए में डालना पड़ता है। आज्ञाकारी मन रखने का तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक कि उसकी आज्ञाकारिता के किसी को अधिक से अधिक लाभ ना हो। अध्ययन में एक लंबे प्राथमिक पाठ्यक्रम का संकेत दिया गया है।
अब यह अध्ययन का पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, यह कोई प्रश्न नहीं हो सकता है। कभी कोई सवाल नहीं किया। सभी उम्र के सभी समझदार लोग इस पर सहमत हैं। और ना वह साहित्य है, ना ही कोई अन्य कला है, वह ना वह इतिहास है, ना ही कोई विज्ञान है। यह समय का अध्ययन है। यार, अपने आप को जानो। यह शब्द इतने उलझे हुए हैं कि मैं इन्हें लिखने के लिए शर्मा जाता हूँ। फिर भी उन्हें लिखा जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें लिखने की ज़रूरत है। इस पर लज्जित होकर मैं अपना शर्माना वापस लेता हूँ। यार, अपने आप को जानो। मैं इसे जोर से कहता हूँ। वाक्यांश उन वाक्यांशों में से एक है जिनसे हर कोई परिचित है, जिनमें से हर कोई मूल्य को स्वीकार करता है और जो केवल सबसे चतुर व्यवहार में डालता है। मुझे नहीं पता क्यों हम प्रतिबिंबित कर नहीं करते हैं। मेरा मतलब है, हम वास्तव में महत्वपूर्ण चीज़ों पर विचार नहीं करते हैं, हमारी खुशी की समस्या पर, उस मुख्य दिशा पर जिस पर हम जा रहे हैं। जीवन हमें क्या दे रहा है, हमारे कार्य को निर्धारित करने में किस कारण का हिस्सा है या नहीं, और हमारे सिद्धांतों और हमारे बीच के संबंध पर आचरण। और फिर भी तुम सुख की खोज में हो। क्या आपने इसका पता लगाया है? संभावना है कि आपने नहीं किया है। संभावना है कि आप पहले ही विश्वास कर चुके हैं कि खुशी अपर्यायी है। लेकिन पुरुषों ने इसे हासिल कर लिया है, और उन्होंने ये जानकर प्राप्त किया है कि सुख शारीरिक, मानसिक सुख की प्राप्ति से नहीं, बल्कि तर्क के विकास और आचरण के सिद्धांतों के संयोजन से उत्पन्न होता है। मुझे लगता है कि आप में से इस बात को नकारने की हिम्मत नहीं होगी, और यदि आप इसे स्वीकार करते हैं और फिर अपने दिन का कोई भी हिस्सा अपने तर्क, सिद्धांतों और आचरण पर विचार करने के लिए समर्पित नहीं करते हैं, तो आप यह भी स्वीकार करते हैं कि एक निश्चित चीज़ के लिए प्रयास करते समय आप नियमित रूप से एक कार्य को पूर्ववत कर रहे हैं, जो कि आवश्यक है उस वस्तु की प्राप्ति। अब क्या मैं शर्माऊं या तुम करोगे? डरो मत, कि मेरा मतलब कुछ सिद्धांतों को आपके ध्यान में लाना है। मुझे परवाह नहीं है इस जगह पर। आपके सिद्धांत क्या हैं? आपके सिद्धांत आपको चोरी की धार्मिकता में विश्वास करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं केवल इतना आग्रह करता हूँ कि जिस जीवन के में आचरण सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है, वह एक मूर्खतापूर्ण जीवन है। और वह आचरण केवल दैनिक परीक्षा, चिंतन और संकल्प के माध्यम से सिद्धांतों के अनुरूप बनाया जा सकता है। चोरों के स्थायी दुख का कारण यह है कि उनके सिद्धांत चोरी के विपरीत हैं। अगर वे वास्तव में चोरी की नैतिक उत्कृष्टता को में विश्वास रखते हैं, तो दंडात्मक दास्ता का मतलब उनके लिए इतने खुशहाल वर्ष होंगे। सभी शहीद खुश हैं, क्योंकि उनके आचरण और उनके सिद्धांत सहमत हैं। जहाँ तक तर्क की बात है, जो आचरण बनाता है और सिद्धांतों के निर्माण से असंबद्ध है, नहीं है। यह हमारे जीवन में हमारी कल्पना से बहुत छोटा हिस्सा निभाता है। हमें उचित माना जाता है, लेकिन हम उचित से कहीं अधिक सहज हैं, और जितना हम कम प्रतिबिंबित करेंगे, हम उतने ही कम तर्क संगत होंगे। अगली बार जब आप वेटर के साथ क्रॉस करें, क्योंकि आपका स्टैक अधिक पका हुआ है, तो अपने दिमाग के कैबिनेट रूम में कदम रखने का कारण पूछें और उससे सलाह लें। वह शायद आपको बताएगी कि वेटर ने स्टैक नहीं पकाया, और स्टैक के पकाने पर उसका कोई नियंत्रण नहीं था, और यह कि भले ही वह अकेला ही दोषी हो। आपने क्रूज प्राप्त करके कुछ भी अच्छा नहीं किया। आपने केवल अपनी गरिमा खो दी। समझदार पुरुषों की नज़र में मूर्ख देखा और वेटर को खट्टा कर दिया, जबकि स्टैक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तर्क के साथ इस परामर्श का परिणाम, जिसके लिए वह कोई शुल्क नहीं लेती, यह होगा कि जब एक बार आपका स्टैक अधिक पक जाएगा, तो आप वेटर के साथ एक साथी प्राणी के रूप में व्यवहार करेंगे, एक दयालु भावना में काफ़ी शांत रहेंगे और विनम्रता से आग्रह करेंगे। एक ताज़ा स्टैक होना लाभ स्पष्ट और ठोस होगा। सिद्धांतों के निर्माण या संशोधन में और आचरण के अभ्यास में मुद्रित पुस्तकों से बहुत सहायता प्राप्त की जा सकती है,
प्रत्येक 6 पेंस पर और ऊपर की ओर जारी। मैंने अपने पिछले अध्याय मार्क्स अरेलियस और एपिक्टेटस के उल्लेख किया था। कुछ और भी व्यापक रूप से ज्ञात कार्य स्मृति में एक ही बार में घटित होंगे। मैं पास्कल, लाब्रूरे और इमर्सन का भी उल्लेख कर सकता हूँ। मेरे लिए आप मुझे मेरे मार्क्स अरेलियस के बिना यात्रा करते हुए नहीं पकड़ सकते। हाँ, किताबें मूल्यवान हैं, लेकिन किताबों को ना पढ़ना एक दैनिक, स्पष्ट, ईमानदार परीक्षा की जगह ले लेगा कि उसने हाल ही में क्या किया है और वह क्या करने जा रहा है। अपने आप को चेहरे पर स्थिर रूप से देखना भले ही दृष्टि हो सकती है। यह महत्वपूर्ण कार्य कब पूरा होगा? शाम की यात्रा, घर का एकांत मुझे इसके लिए उपयुक्त प्रतीत होता है। एक चिंतनशील मनोदशा स्वाभाविक रूप से दिन भर की कमाई अर्जित करने के प्रयास का अनुसरण करती है। बेशक अगर एक प्राथमिक और गहन महत्वपूर्ण कर्तव्य में भाग लेने के बजाय आप पेपर पढ़ना पसंद करते हैं जिसे आप अपने खाने की प्रतीक्षा करते समय भी पढ़ सकते हैं, मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन दिन के किसी न किसी समय इसमें अवश्य भाग लें। अब मैं शाम के समय पर आता हूँ। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार। अध्याय 9, कला में रुचि। बहुत से लोग शाम को आलस्य का एक नियमित और निर्बाध मार्ग अपनाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आलस्य का कोई विकल्प नहीं है, बल्कि साहित्य का अध्ययन है, और उन्हें साहित्य का शौक नहीं है। यह बहुत बड़ी भूल है। बेशक मुद्रित पुस्तकों की सहायता के बिना किसी भी चीज़ का ठीक से अध्ययन करना असंभव है या किसी भी तरह से बहुत कठिन है, लेकिन अगर आप पुल या नाव नौकायन की गहरी गहराई को समझना चाहते हैं तो आप पुल या नाव नौकायन पर सबसे अच्छी किताबें पढ़ने से साहित्य में रुचि की कमी से नहीं रुकेंगे। इसलिए हमें साहित्य और उन विषयों की पुस्तकों के बीच अंतर करना चाहिए जो साहित्यिक नहीं है। मैं समय आने पर साहित्य में आऊँगा। अब मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जिन्होंने मेरेडिथ को कभी नहीं पढ़ा है और जो इस चर्चा से विचलित होने में सक्षम है कि श्री स्टीफन फिलिप्स एक सच्चे कवि हैं या नहीं, कि वे पूरी तरह से अपने अधिकारों के भीतर हैं। साहित्य से प्रेम ना करना कोई अपराध नहीं है, यह नादानी की निशानी है। साहित्य के मंदारिन उस दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्ति को तत्काल फांसी देने का आदेश देंगे जो टेनिसन पर वर्ड्सवर्थ के प्रभाव को नहीं समझता है, लेकिन यह उनकी केवल बेशर्मी है। वे कहाँ होंगे? मुझे आश्चर्य है अगर तिचकोस्क्वी की दैन्य सिम्फनी बनाने के लिए गए प्रभावों की व्याख्या करने का अनुरोध किया जाए। साहित्य के बाहर ज्ञान के बहुत बड़े क्षेत्र हैं जो साधकों को शानदार परिणाम देंगे। उदाहरण के लिए, चूंकि मैंने अभी अभी इंग्लैंड में उच्च श्रेणी के संगीत के सबसे लोकप्रिय अंश का उल्लेख किया है, मुझे याद दिलाया गया है कि प्रोमेनेड कॉन्सर्ट अगस्त में शुरू होते हैं। तुम उनके पास जाओ। आप अपना सिगार या सिगरेट पीते हैं और मुझे यह कहते हुए खेद है कि आप हेलेंग्रीन ओवरचर के सॉफ्ट बार के दौरान अपने मैचों को मारते हैं और आप संगीत का आनंद लेते हैं, लेकिन आप कहते हैं कि आप पियानो या वेला या यहाँ तक कि बैंजो भी नहीं बजा सकते, कि आप संगीत के बारे में कुछ नहीं जानते। उससे क्या फ़र्क पड़ता है? संगीत के प्रति आपकी सच्ची रुचि इस तथ्य से सिद्ध होती है कि अपने हाल को आपके और आपके साथियों से भरने के लिए कंडक्टर को ऐसे कार्यक्रम प्रदान करने के लिए बाध्य किया जाता है जिसमें से खराब संगीत को लगभग पूरी तरह से बाहर रखा जाता है। पुराने कोवेंट गार्डन से एक बदलाव। अब निश्चित रूप से एक पियानो पर द मेडन की प्रार्थना करने में आपकी क्षमता आपको ऑर्केस्ट्रा के निर्माण से परिचित होने से नहीं रोक सकती है, जिसमें आप कुछ महीनों के दौरान सप्ताह में एक दो रातें सुनते हैं। जैसा कि चीज़ें हैं, आप शायद ऑर्केस्ट्रा के बारे में सोचते हैं कि ध्वनि के एक भ्रमित स्वीकार्य द्रव्यमान का उत्पादन करने वाले उपकरणों का एक विषम द्रव्यमान है। आप विवरण के लिए नहीं सुनते हैं क्योंकि आपने कभी अपने कानों को विवरण सुनने के लिए प्रशिक्षित नहीं किया है। यदि आपको सी माइनर सिम्फनी की शुरुआत में महान विषय को बजाने वाले
उपकरणों के नाम देने के लिए कहा जाता है, तो आप उन्हें अपने जीवन के लिए नाम नहीं दे सकते। फिर भी आप भी सी माइनिंग सिम्फनी की प्रशंसा करते हैं। इसने आपको रोमांचित कर दिया है, यह आपको फिर से रोमांचित कर देगा। आपने इसके बारे में विस्तृत मनोदशा में उस महिला से भी बात की है। आप जानते हैं कि मेरा मतलब किससे है, और आप केवल सी माइनिंग माइनर सिम्फनी के बारे में सकारात्मक रूप से कह सकते हैं कि बीथोवेन ने इसकी रचना की थी, और यह एक मज़ेदार अच्छी बात है। अब यदि आपने पढ़ा है तो कहें, मिस्टर क्रेहबिल का संगीत कैसे सुने, जो किसी भी पुस्तक विक्रेता के पास अलहंबा में एक स्टॉल की कीमत से कम में प्राप्त किया जा सकता है, और जिसमें सभी ऑर्केस्ट्रा उपकरणों और योजनाओं की तस्वीरें शामिल हैं। ऑर्केस्ट्रा की व्याख्या के बारे में आप अगली बार एक स्वर्गा संगीत कार्यक्रम में जाएंगे जिसमें रुचि की आश्चर्यजनक तीव्रता होगी। एक भ्रमित द्रव्यमान के बजाय ऑर्केस्ट्रा आपको वैसा ही दिखाई देगा जैसा कि यह है, एक अद्भुत संतुलन जीव जिसके सदस्यों के विभिन्न समूहों में से प्रत्येक का एक अलग और एक अनिवार्य कार्य है। आप वाद्य यंत्रों की जासूसी करेंगे और उनकी संबंधित ध्वनियों को सुनेंगे। आप उस खाड़ी को जानते होंगे जो एक फ्रेंच हॉर्न को एक अंग्रेजी हॉर्न से अलग करती है, और आप समझेंगे कि हॉट बॉय के एक खिलाड़ी को फिडलर की तुलना में अधिक वेतन क्यों मिलता है, हालांकि बेला अधिक कठिन साधन है। आप करेंगे एक सैर सपाटे के संगीत समारोह में रहते हैं, जबकि पहले आप वहां केवल एक सुंदर कोमा की स्थिति में मौजूद थे, जैसे कोई बच्चा किसी चमकीली वस्तु को देख रहा हो। संगीत के वास्तविक व्यवस्थित ज्ञान की नींव रखी जा सकती है। आप या तो संगीत के एक विशेष रूप जैसे सिम्फनी या किसी विशेष संगीतकार के कार्यों पर अपनी पूछताछ में विशेषज्ञ हो सकते हैं। 48 सप्ताह के एक वर्ष के अंत में प्रत्येक 3 संक्षिप्त शाम में आपके बढ़ते ज्ञान से चुने गए संगीत कार्यक्रमों और उपस्थितियों के अध्ययन के साथ आप वास्तव में संगीत के बारे में कुछ जान पाएंगे, भले ही आप उतने ही दूर थे कभी पियानो पर द मेडन की प्रार्थना को झकझोरने से। लेकिन मुझे संगीत से नफरत है। आप बताओ मेरे प्रिय महोदय, मैं आपका सम्मान करता हूँ। संगीत पर जो लागू होता है वह अन्य कलाओं पर भी लागू होता है। मैं मिस्टर क्लैरमोंट विट की हाउ टू लुक एट पिक्चर्स या मिस्टर रसेल स्टर्गिस की हाउ टू जज आर्किटेक्चर का उल्लेख अन्य कलाओं में व्यवस्थित ज्ञान की शुरुआत केवल शुरुआत के रूप में कर सकता हूँ, जिनके अध्ययन के लिए सामग्री लंदन में प्रचुर मात्रा में है। मुझे सभी कलाओं से नफरत है। आप बताओ मेरे प्रिय महोदय, मैं आपका अधिक सम्मान करता हूँ। साहित्य में आने से पहले मैं आपके मामले पर आगे विचार करूंगा। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय। नमस्कार। अध्याय 10। जीवन में कुछ भी नीरस नहीं है। आर्ट इज़ ए ग्रेट थिंग बट इट इज़ नॉट द ग्रेटेस्ट। किसी की घड़ी चोरी होना मुश्किल है, लेकिन यह दर्शाता है कि घड़ी का चोर आनुवंशिकता और पर्यावरण के कारणों से चोर बन गया है, जो वैज्ञानिक रूप से समझने योग्य जितना दिलचस्प है, और कोई दूसरी घड़ी खरीदता है, अगर खुशी के साथ नहीं तो किसी भी कीमत पर, ऐसे दर्शन के साथ जो कड़वाहट को असंभव बना देता है। कारण और प्रभाव के अध्ययन में व्यक्ति उस बेतुकी हवा को खो देता है जिसे इतने सारे लोग जीवन की उत्सुकता से हमेशा हैरान हैं और पीड़ित होते हैं। ऐसे लोग मानव स्वभाव के बीच ऐसे रहते हैं जैसे मानव स्वभाव भयानक विदेशी रीति रिवाजों से भरा एक विदेशी देश हो, लेकिन परिपक्वता तक पहुंचने के बाद एक अजनबी देश में अजनबी होने पर शर्म आनी चाहिए। कारण और प्रभाव का अध्ययन, जबकि यह जीवन की पीड़ा को कम करता है, जीवन की सुरम्यता को जोड़ता है। वह व्यक्ति जिसके लिए विकास केवल एक नाम है, समुद्र को एक भव्य नीरस तमाशा के रूप में देखता है जिसे वह अगस्त में 3 शीलिंग तृतीय श्रेणी की वापसी के लिए देख सकता है। जो व्यक्ति विकास निरंतर कारण और प्रभाव के विचार से ओतप्रोत है, वह समुद्र में
एक ऐसे तत्व को देखता है जो भूतपूर्व भूमिज्ञान में वाष्प था, जो कल उबल रहा था और जो कल अनिवार्य रूप से बर्फ होगा। वह अनुभव करता है कि तरल पदार्थ केवल ठोस होने की राह पर है और वह जीवन की जबरदस्त परिवर्तनशील सूर्यमयता की भावना से प्रवेश करता है। इसकी लगातार खेती की सराहना की तुलना में कुछ भी अधिक टिकाऊ संतुष्टि नहीं देगा। यह सभी विज्ञानों का अंत है। कारण और प्रभाव हर जगह देखने को मिलते हैं। शेफर्ड बुश में किराया बढ़ गया। यह दर्दनाक और चुकाने वाला था कि शेफर्ड बुश में किराए में वृद्धि होनी चाहिए, लेकिन एक निश्चित बिंदु तक हम सभी कारण और प्रभाव के वैज्ञानिक छात्र हैं। और लियोस रेस्तरां में कोई क्लर्क लंच नहीं करता था जो वैज्ञानिक रूप से दो और दो के को एक साथ नहीं रखता था और एक बार टू पेनी ट्यूब में एक का कारण देखता था। शेफर्ड बुश में विगवाम की अत्यधिक मांग और विगवाम की अत्यधिक मांग को विगवाम की कीमती में वृद्धि का कारण है। सरल, तुम कहते हो तिरस्कारपूर्वक, सब कुछ ब्रह्मांड की संपूर्ण जटिल गति है जितनी सरल है। जब आप पर्याप्त रूप से दो और दो को एक साथ रख सकते हैं। और मेरे प्रिय महोदय, शायद आप एक एस्टेट एजेंट के क्लर्क होते हैं और आप कला से नफरत करते हैं और आप अपनी अमर आत्मा को बढ़ावा देना चाहते हैं और आप अपने व्यवसाय में दिलचस्पी नहीं ले सकते क्योंकि यह बहुत ही नीरस है। कुछ भी नीरस नहीं है। जीवन का जबरदस्त परिवर्तनशील सुरमय एक एस्टेट एजेंट के कार्यालय में आश्चर्यजनक रूप से दिखाया गया है। क्या ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में ट्रैफिक जाम था? ब्लॉक से बचने के लिए लोगों ने वास्तव में तहखाने और नालियों के नीचे यात्रा करना शुरू कर दिया और परिणाम शेफर्ड बुश में किराए में वृद्धि हुई। और आप कहते हैं कि यह सुरमय नहीं है। मान लीजिए कि आपको इसी भावना से लंदन में हर दूसरे शाम 1.5 घंटे के लिए संपत्ति के सवाल का अध्ययन करना था। क्या यह आपको व्यवसाय को उत्साही नहीं देगा और आपके पूरे जीवन को बदल नहीं देगा? आप अधिक कठिन समस्याओं पर पहुंचेंगे और आप हमें बता पाएंगे कि क्यों कारण और प्रभाव के प्राकृतिक परिणाम के रूप में लंदन की सबसे लंबी सीधी सड़क की लंबाई लगभग 1.5 गज है, जबकि पेरिस की सबसे लंबी बिल्कुल सीधी सड़क मीलों तक फैली हुई है। मुझे लगता है कि आप स्वीकार करेंगे कि एक संपत्ति एजेंट के क्लर्क में मैंने एक उदाहरण नहीं चुना है जो विशेष रूप से मेरे सिद्धांतों का समर्थन करता है। आप एक बैंक क्लर्क हैं और आपने वह बेदाग रोमांस एक वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में प्रछन्न वाल्टन पेजहोट की लोम्बार्ड स्ट्रीट नहीं पढ़ा है। आह मेरे प्रिय महोदय, यदि आपने इसके साथ शुरुआत की होती और हर शाम 90 मिनट तक इसका पालन किया तो आपका व्यवसाय आपके लिए कितना आकर्षक होगा और आप मानव स्वभाव को और अधिक स्पष्ट रूप से समझेंगे। आप शहर में लिखे गए हैं, लेकिन आप देश के भ्रमण और वन्य जीवन के अवलोकन से प्यार करते हैं। निश्चित रूप से एक हृदय विदारक मोड़। आप अपने घर के दरवाजे से अपनी चप्पलों में तितली के जाल के साथ रात के निकटतम गैस लैंप तक क्यों नहीं जाते और आम और दुर्लभ पतंगों के वन्य जीवन का निरीक्षण करते हैं जो इसके बारे में बात कर रहे हैं और समन्वय करते हैं। इस प्रकार ज्ञान प्राप्त किया और उस पर एक अधिरचना का निर्माण किया और अंत में किसी चीज़ के बारे में कुछ जान पाया। पूरी तरह से जीने के लिए आपको कला के प्रति समर्पित होने की जरूरत नहीं है, ना कि साहित्य के प्रति समर्पित होने की। दैनिक आदत और दृश्य का पूरा क्षेत्र इस जिज्ञासा को संतुष्ट करने की प्रतीक्षा कर रहा है, जिसका अर्थ है जीवन और जिसकी संतुष्टि का अर्थ है एक समझदार दिल। हे मनुष्य जो कला और साहित्य से घृणा करता है, मैंने तेरे मामले से निपटने का वादा किया है और मैंने इसे निपटा दिया है। अब मैं उस व्यक्ति के मामले में आता हूँ जो बहुत ही सामान्य है, जिसे पढ़ना पसंद है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। अध्याय 11 गंभीर पढ़ना।
उपन्यासों को गंभीर पढ़ने से बाहर रखा गया है ताकि आत्म सुधार पर आमदा व्यक्ति चार्ल्स डिकेंस के कार्यों के पूर्ण अध्ययन के लिए सप्ताह में 3 बार 90 मिनट समर्पित करने का निर्णय ले रहा है, उसे अपनी योजनाओं को बदलने की सलाह दी जाएगी। इसका कारण यह नहीं है कि उपन्यास गंभीर नहीं है। दुनिया के कुछ महान साहित्य गद्य कथा के रूप में हैं। इसका कारण यह है कि बुरे उपन्यासों को नहीं पढ़ा जाना चाहिए और यह कि अच्छे उपन्यास कभी भी किसी भी प्रशंसनीय मानसिक अनुप्रयोग की मांग नहीं करते हैं। पाठक का हिस्सा। मेरेडिथ के उपन्यासों के केवल बुरे हिस्से ही कठिन हैं। एक अच्छा उपन्यास आपको एक धारा के नीचे एक चट्टान की तरह आगे बढ़ाता है और आप अंत में पहुंचते हैं, शायद बेदम लेकिन बिना थके। सबसे अच्छे उपन्यासों में कम से कम तनाव शामिल होता है। अब मन की साधना में सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक है तनाव की भावना, कठिनाई की, एक कार्य की जिसे प्राप्त करने के लिए आप में से एक भाग उत्सुक है और दूसरा भाग संकोच करने के लिए उत्सुक है, और वह भावना उपन्यास का सामना करने में नहीं मिल सकती। आप अन्ना करोनीना पढ़ने के लिए अपने दांत नहीं लगाते हैं, इसलिए हालांकि आपको उपन्यास पढ़ना चाहिए, आपको उन्हें उन 90 मिनटों में नहीं पढ़ना चाहिए। कल्पनाशील कविता उपन्यासों की तुलना में कहीं अधिक मानसिक तनाव पैदा करती है। यह साहित्य के किसी भी रूप का शायद सबसे गंभीर तनाव पैदा करता है। यह साहित्य का सर्वोच्च रूप है। यह आनंद का उच्चतम रूप देता है और ज्ञान के उच्चतम रूप को सिखाता है। एक शब्द में इसकी तुलना करने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं ये बात इस तथ्य से दुखी चेतना के साथ कह रहा हूँ कि अधिकांश लोग कविता नहीं पढ़ते हैं। मुझे विश्वास है कि कहीं उत्कृष्ट व्यक्ति यदि उनमें उनके सामने पैराडाइज लॉस्ट पढ़ने और ट्रफलगर स्क्वायर के चारों ओर टाट कपड़े में घुटनों के बल घूमने के विकल्प का सामना करना पड़ा, तो वे सार्वजनिक उपहास की परीक्षा चुनेंगे। फिर भी मैं अपने दोस्तों और दुश्मनों को किसी भी चीज़ से पहले कविता पढ़ने की सलाह देना कभी बंद नहीं करूँगा। यदि कविता वह है जिसे आपके लिए एक सीलबंद पुस्तक कहा जाता है, तो सामान्य रूप से कविता की प्रकृति पर हेजलिट के प्रसिद्ध निबंध को पढ़कर शुरू करें। यह अंग्रेजी में अपनी तरह की सबसे अच्छी चीज़ है और इसे पढ़ने वाला कोई भी व्यक्ति संभवतः इस गलतफहमी में नहीं हो सकता कि कविता एक मध्यकालीन यातना है या एक पागल हाथी या एक बंदूक है जो अपने आप बंद हो जाएगी और 40 कदम पर मार डालेगी। वास्तव में उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति की कल्पना करना कठिन है जो हेजलिट के निबंध को पढ़ने के बाद अपने अगले भोजन से पहले कुछ कविता पढ़ने की तत्काल इच्छा नहीं रखता है। यदि निबंध आपको इतना प्रेरित करता है, तो मेरा सुझाव है कि आप विशुद्ध रूप से कथ- कथात्मक कविता के साथ शुरुआत करें। जॉर्ज एलियट या ब्रोंटेस या यहाँ तक कि जैन ऑस्टेन कि किसी भी चीज़ की तुलना में एक महिला द्वारा लिखित एक असीम रूप से बेहतर अंग्रेजी उपन्यास है जिसे शायद आपने नहीं पढ़ा है। इसका शीर्षक अरोड़ा ले और इसके लेखक ईबी ब्राउनिंग है। यह गद्य में लिखा गया होता है और वास्तव में अच्छी कविता की काफ़ी मात्रा में होता है। उस किताब को पढ़ने का फैसला करें, भले ही आप इसके लिए मर जाएं। भूल जाओ कि यह अच्छी कविता है। इसे केवल कहानी और सामाजिक विचारों के लिए पढ़ें और जब आप कर लें तो अपने आप से ईमानदारी से पूछें कि क्या आप अभी भी कविता को नापसंद करते हैं। मैं एक से अधिक लोगों को जानता हूँ जिनके लिए रोड़ा ले यह साबित करने का माध्यम रहा है कि यह मानने में कि वे कविता से नफरत करते हैं, वे पूरी तरह से गलत थे। बेशक अगर हेजलिट के बाद और हेजलिट के प्रकाश में किए गए इस तरह के एक प्रयोग आपको अंततः आश्वासन दिया जाता है कि आप में कुछ ऐसा है जो कविता के विरोधी हैं, तो आपको इतिहास या दर्शन से संतुष्ट होना चाहिए। मुझे इसका पछतावा होगा, फिर भी असंगत नहीं। द डिक्लाइन एंड फॉल का नाम उसी दिन पैराडाइज लॉस्ट के साथ नहीं रखा जाना चाहिए, लेकिन यह एक बहुत ही सुंदर चीज़ है और हॉर्बर्ट स्पेंसर के फर्स्ट प्रिंसिपल्स केवल कविता के दावों पर हंसते हैं और किसी भी मानव मन के सबसे राजसी उत्पाद के रूप में स्वीकार किए जाने से इनकार करते हैं। मैं यह सुझाव नहीं देता कि इनमें से कोई भी कार्य मानसिक तनाव में एक टायरों के लिए उपयुक्त है।
लेकिन मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि कोई औसत बुद्धि वाला व्यक्ति 1 साल लगातार पढ़ने के बाद इतिहास या दर्शन की सर्वोच्च कृतियों पर हमला करने के लायक क्यों ना हो। मेरा सुझाव है कि शुरुआत के रूप में कोई विशेष कार्य ना करें। मेरे आदेश के दायरे में प्रयास व्यर्थ होगा। लेकिन मेरे पास एक खास महत्व के दो सामान्य सुझाव हैं। पहला है, अपने प्रयासों की दिशा और दायरों की परिभाषित करें। एक सीमित अवधि या एक सीमित विषय या एक लेखक चुनें। अपने आप से कहो, मैं फ्रांसीसी क्रांति या रेलवे के उदय या जॉन कीट्स के कार्यों के बारे में कुछ जानूंगा। और एक निश्चित अवधि के दौरान पहले से तय होने के लिए अपने आप को अपनी पसंद तक सीमित रखें। विशेषज्ञ होने से बहुत खुशी मिलती है। दूसरा सुझाव सोचने के साथ साथ पढ़ने का भी है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो पढ़ते हैं और पढ़ते हैं, और इससे उनका जो भला होता है, वे शायद रोटी मक्खन भी काटते हैं। वे पढ़ने के लिए वैसे ही लेते हैं जैसे बेहतर पुरुष पीने के लिए लेते हैं। वे एक मोटर कार का साहित्य के शेयरों के माध्यम से उड़ते हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य गति है। वे आपको बताएंगे कि उन्होंने 1 साल में कितनी किताबें पढ़ी हैं। जब तक आप जो पढ़ रहे हैं उस पर सावधानी पूर्वक थकाऊ चिंतन या पहली बार में एक भयानक बोर है के लिए कम से कम 45 मिनट का समय नहीं देते हैं, तो आपके रात के 90 मिनट मुख्य रूप से बर्बाद हो जाते हैं। इसका मतलब है कि आपकी गति धीमी होगी। कोई बात नहीं, लक्ष्य को भूल जाओ, केवल आसपास के देश के बारे में सोचो। और एक अवधि के बाद शायद जब आप इसकी कम से कम उम्मीद करते हैं, तो आप अचानक अपने आप को एक पहाड़ी पर एक सुंदर शहर में पाएंगे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय। अध्याय 12 से बचने के लिए खतरे। मैं इन संकेतों को समाप्त नहीं कर सकता। अक्सर मुझे डर है, बहुत उपदेशात्मक और अचानक जीवन के महान अंत तक वनस्पति से अलग रूप में अपने समय के पूर्ण उपयोग पर कुछ खतरों का संक्षेप में उल्लेख किया बिना, जो ईमानदार आकांक्षी की प्रतीक्षा में है। जिंदगी। पहला, सबसे घिनौना और कम से कम लोगों का समर्थन करने योग्य बनने का भयानक खतरा है। एक सुअर। अब एक प्रिग एक बर्ड फेलो है जो खुद को श्रेष्ठ ज्ञान की हवा देता है। पिग एक घमंडी मूर्ख है जो एक औपचारिक सैर के लिए बाहर गया है और यह जाने बिना कि उसने अपनी पोशाक का एक महत्वपूर्ण हिस्सा खो दिया है, अर्थात उसका सेंस ऑफ ह्यूमर। पिग एक थका देने वाला व्यक्ति होता है जो एक खोज करने के बाद अपनी खोज से इतना प्रभावित होता है कि वह गंभीर रूप से अप्रसन्न होने में सक्षम होता है, क्योंकि वह पूरी दुनिया भी उससे प्रभावित नहीं होती है। इसलिए जब कोई अपने सभी समय का उपयोग करने के उद्यम पर आगे बढ़ता है, तो यह याद रखना ठीक है कि उसका अपना समय है, ना कि अन्य लोगों का समय। वह सामग्री है जिसके साथ उसे व्यवहार करना है कि घंटों के बजाय घंटों के बजट को संतुलित करना शुरू करने से पहले पृथ्वी बहुत आराम से लुढ़कती है, और यह कि यह समय के राजकोष के चांसलर की अपनी नई भूमिका में सफल होता है या नहीं, ये बहुत आराम से लुढ़कता रहेगा। एक व्यक्ति जो कर रहा है उसके बारे में बहुत अधिक बक बक नहीं करना है, और एक पूरी दुनिया के तमाशे पर एक बहुत ही दर्दनाक उदासी को धोखा देना नहीं है, जो जानबूझकर हर दिन इतने घंटे बर्बाद कर रहा है और इसलिए वास्तव में कभी नहीं जी रहा है। अंततः यह पाया जाएगा कि समय की देखभाल करने में व्यक्ति के पास वह सब कुछ है जो वह कर सकता है। एक और खतरा रथ के गुलाम की तरह एक कार्यक्रम से बंधे होने का खतरा है। किसी के कार्यक्रम को एक के साथ भागने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसका सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन इसे बुत के रूप में नहीं पूजा जाना चाहिए। दैनिक रोजगार का कार्यक्रम कोई धर्म नहीं है। यह स्पष्ट प्रतीत होता है, फिर भी मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनका जीवन अपने लिए बोझ है और अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए एक कष्टदायक बोझ है, क्योंकि वे स्पष्ट की सराहना करने में विफल रहे हैं। ओह नहीं, मैंने शहीद की पत्नी को चिल्लाते हुए सुना है, आर्थर हमेशा 8 बजे कुत्ते को व्यायाम के लिए बाहर ले जाता है और वह हमेशा 9:15 बजे पढ़ना शुरू करता है, तो यह बिल्कुल सवाल से बाहर है कि हमें क्या करना चाहिए, आदि आदि। और उस वादी आवाज में पूर्ण अंतिमता के नोट से करियर की अप्रत्याशित और हास्यास्पद
त्रासदी का पता चलता है। दूसरी ओर एक कार्यक्रम है और जब तक इसे सम्मान के साथ व्यवहार नहीं किया जाता है, यह एक घटिया मजाक के अलावा कुछ भी नहीं रह जाता है। किसी के कार्यक्रम को सम्मान की सही मात्रा के साथ व्यवहार करने के लिए बहुत अधिक नहीं और बहुत कम लोच के साथ जीने के लिए यह शायद एक साधारण मामला है जो अनुभवहीन को लग सकता है। और फिर भी एक और खतरा है, जल्दबाजी की नीति विकसित करने का खतरा। धीरे धीरे अधिक से अधिक जुनूनी होना जो किसी को आगे करना है। इस तरह कोई कारगर के रूप में अस्तित्व में आ सकता है और किसी का जीवन स्वयं का नहीं रह सकता है। कोई 8 बजे कुत्ते को टहलाने के लिए ले जा सकता है और पूरे समय इस बात पर ध्यान दे सकता है कि किसी को 9:15 बजे पढ़ना शुरू करना चाहिए और उसे देर नहीं करनी चाहिए। और कभी कभी जानबूझकर किसी के कार्यक्रम को तोड़ने के मामले को सुधारने में मदद नहीं मिलेगी। बुराई किसी के प्रयास में लोच के बिना बने रहने से नहीं, बल्कि मूल रूप से बहुत अधिक प्रयास करने से, किसी के कार्यक्रम को भरने से लेकर उसके खत्म होने तक से उत्पन्न होती है। कार्यक्रम का पुनर्गठन करना और कम प्रयास करना ही एकमात्र इलाज है। लेकिन ज्ञान की भूख उस चीज को बढ़ती है या उस चीज से बढ़ती है जिसे वह खिलाती है। और ऐसे लोग हैं जो निरंतर प्रयास की बेदम हड़बड़ी को पसंद करते हैं। उनमें से यह कहा जा सकता है कि निरंतर श्वास प्रश्वास की हड़बड़ी एक शाश्वत नींद से बेहतर है। किसी भी मामले में यदि कार्यक्रम दमनकारी होने की प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है और फिर भी कोई इसे संशोधित नहीं करना चाहता है, तो इसके एक हिस्से से दूसरे हिस्से में अंतर्रंजित विचार विमर्श के साथ एक उत्कृष्ट उपशासम है। उदाहरण के लिए सेंट बर्नार्ड का पीछा करने और किताब खोलने के बीच पूर्ण मानसिक शांति में 5 मिनट बिताने के लिए, दूसरे शब्दों में उन्हें बर्बाद करने की पूरी चेतना के साथ 5 मिनट बर्बाद करना। आखिरी और सबसे बड़ा खतरा जो मैं इंगित करूंगा वह है जिसका मैंने पहले ही उल्लेख किया है, उद्यम के प्रारंभ में विफलता का जोखिम। मुझे इस पर जोर देना चाहिए। शुरुआत में एक विफलता पूरी तरह से जीवन शक्ति की और नवजात शिशु के आवेग को आसानी से मार सकती है और इसलिए इससे बचने के लिए हर सावधानी बरतनी चाहिए। आवेग पर अधिक कर नहीं लगाया जाना चाहिए। पहली गोद की गति और भी बेतुकी धीमी हो, लेकिन इसे जितना हो सके नियमित रहने दें। और एक बार निश्चित कार्य को प्राप्त करने का निर्णय लेने के बाद उसे हर कीमत पर थकाऊ और रुचि के साथ प्राप्त करें। एक थकाऊ श्रम को पूरा करने के आत्मविश्वास में लाभ बहुत अधिक हैं। अंत में उन शाम के घंटों के पहले व्यवसायों को चुनने में अपने स्वाद और प्राकृतिक झुकाव के अलग कुछ भी निर्देशित ना करें। दर्शन शास्त्र का वॉकिंग इंसाइक्लोपीडिया होना एक अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको दर्शन शास्त्र के लिए कोई पसंद नहीं है और गली रोजों के प्राकृतिक इतिहास को पसंद करना है, तो बेहतर है कि दर्शन को अकेला छोड़ दें और नुक्कड़ नापसंद का सहारा लें। समाप्त। यह पुस्तक यहीं समाप्त होती है। अगर यह पुस्तक आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को, जो उसका नाम बुक जिला है, उसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि मुझे लगातार प्रोत्साहन मिलता रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।